विजन आईएएस के साथ जुड़कर यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी शुरू कीजिए। विजन आईएएस यूपीएससी प्रीलिम्स में सफलता के लिए अभ्यर्थियों को करंट अफेयर्स पर प्रभावी समझ विकसित करने में मदद करता है। करंट अफेयर्स पर मजबूत पकड़ से आपको जीएस प्रीलिम्स के अन्य टॉपिक्स पर भी बेहतर समझ विकसित करने में मदद मिलती है। इसलिए यूपीएससी प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स का महत्व और बढ़ जाता है। जैसे जैसे आप तैयारी की राह में आगे बढ़ते हैं, आपकी लर्निंग स्ट्रैटेजीज और विभिन्न टॉपिक्स पर आपकी समझ भी बेहतर होती जाती है। इस दौरान आप केवल रटने के बजाय तथ्यों एवं घटनाओं का विश्लेषण करते हुए उन्हें प्रीलिम्स के विभिन्न टॉपिक्स से जोड़कर पढ़ने पर जोर देना शुरू करने लगते हैं। यूपीएससी की तैयारी के दौरान प्रीलिम्स एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए बार बार रिवीजन करना एवं इंफॉर्मेशन को याद रखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रीलिम्स 2024 के लिए एक साल के करंट अफेयर्स को 60 घंटों में रिवाइज करने, विश्लेषण करने एवं उस पर प्रभावी समझ विकसित करने के लिए हमने PT 365 प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रोग्राम से आपको प्रीलिम्स की बेहतर ढंग से तैयारी हेतु एक इंटीग्रेटेड अप्रोच एवं लर्निंग आउटकम्स को हासिल करने में मदद मिलेगी। इनोवेटिव और सुनियोजित अप्रोच के साथ डिजाइन किया गया PT 365 प्रोग्राम आपकी तैयारी को कई तरह से आसान बना देता है, जैसे करंट अफेयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव कक्षाओं में जीएस प्रीलिम्स के नजरिए से महत्वपूर्ण टॉपिक्स और विषय पर जोर दिया जाता है। स्मार्ट तरीके से रिवीजन के लिए हाई क्वालिटी एवं सुनियोजित रूप से डिजाइन किया गया PT 365 मटेरियल उपलब्ध कराया जाता है। अभ्यर्थियों की समझ का आकलन और उसे बेहतर करने के लिए हर सेक्शन के अंत में स्मार्ट क्विज को शामिल किया जाता है। PT 365 प्रोग्राम आपकी रिवीजन स्ट्रैटेजीज एवं याद रखने की क्षमता को बढ़ाता है। हमने इस प्रोग्राम को इस तरह से डिजाइन किया है कि आप तथ्यों को लंबे समय तक याद रख सकें और उन्हें रिकॉल कर सकें, क्योंकि यह सब यूपीएससी प्रीलिम्स के विशाल सिलेबस को प्रभावी ढंग से समझने एवं तैयार करने के लिए बहुत जरूरी होता है। PT 365 प्रोग्राम के तहत 1-to-1 मेंटरशिप, यूनिक प्रिपरेशन प्लान और आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इससे अभ्यर्थियों को प्रीलिम से संबंधित तनाव एवं चिंता को दूर करने में मदद मिलती है, जिससे एग्जाम में उनका परफॉर्मेंस बेहतर हो जाता है। PT 365 प्रोग्राम से जुड़कर अपनी सफलता की राह में मजबूती के साथ आगे बढ़िए और अधिक जानकारी या रजिस्ट्रेशन के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए। किसी भी अन्य प्रकार की जानकारी के लिए हमें कॉल कीजिए या हमें मेल कीजिए enquiry@visionis.in। हमारे साथ यूपीएससी में सफलता की राह पर आगे बढ़े। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करें। लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट QRM कंप्लीट किया था। सेकंड QRM का थोड़ा सा हिस्सा हमने देखा था, तो एक बार सेकंड QRM को हम स्टार्टिंग से ही पूरा देख लेते हैं। आप लोगों के
काफी सारे कंसर्न रहे मटेरियल को लेकर, तो आई थिंक अब क्यूआरएम अपलोड हो गया है, मिल गया आप लोगों को। अभी जिसने देखा है तो आप देखेंगे कि अपलोड हो गया है क्यूआरएम, तो वहां से आप लोग प्रिंट निकलवा सकते हैं, फोटोकॉपी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको ये भी कहा गया था कि आपको थोड़ा क्यूआरएम देख कर आना है, बट चूंकि मैक्सिमम लोगों के पास होगा नहीं तो आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा। सेकंड क्यूआरएम का हेडिंग तो हमें क्लियर है, पारितंत्र, इकोसिस्टम। तो इसमें जो है डिटेल में इकोसिस्टम के बारे में बात की गई है। शुरुआत करें, ठीक है। इकोसिस्टम क्या है फटाफट बताएंगे, थोड़ा सा आज हमें स्पीड से चलना होगा क्योंकि काफी सारे क्यूआरएम, अराउंड 16 to 17 क्यूआरएम है जो हमें लगभग 5 क्लासेस में कवर करना है। तो हम बहुत ज़्यादा जो है धीमी गति से नहीं चल सकते वरना हमारा टारगेट चूक जाएगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले कौन बताएगा कि पारितंत्र या इकोसिस्टम क्या है? फटाफट, थोड़ा सा आप लोगों का भी मेंटल अलर्ट होना जरूरी है क्योंकि आज जो पहले दो हमारे क्यूआरएम हैं उनमें तुलनात्मक रूप से तथ्य ज्यादा है, कंसेप्ट कम है। तो तथ्य जब तक आप मेंटली अलर्ट नहीं होगे उनको रिटेन भी नहीं कर पाओगे। कौन बताएगा कि इकोसिस्टम क्या है, पारितंत्र क्या है? कोई नहीं बताएगा। ठीक है, ठीक है। जीव रहते हैं, सजीव रहते हैं, उनकी आपसी क्रिया और उनकी अपने भौतिक पर्यावरण के साथ क्रिया जो है उसे हम किस नाम से जानते हैं? पारितंत्र के नाम से जानते हैं। अब प्राकृतिक तरह के पारितंत्र कृत्रिम भी हो सकते हैं और प्राकृतिक भी हो सकते हैं। हम यहाँ स्पेसिफिक फोकस किस तरह के पारितंत्र पर कर रहे हैं? प्राकृतिक पारितंत्र। अब इनका क्लासिफिकेशन एकदम सिंपल है। जलीय, जलीय में एक तो है समुद्री, दूसरा है ताजा जल, नदी, झील और आर्द्र भूमि, वेटलैंड। ये यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, वेटलैंड्स, ठीक है। इसके बाद जब हम स्थलीय की बात करते हैं तो आप देखोगे वन है, मरुस्थल है, पर्वतीय पारितंत्र है, घास के मैदान है। ये कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर आपको पारितंत्र के दिए गए हैं। चलिए, अब यहाँ पर आप देखोगे स्थलीय पारितंत्र पर पहले चर्चा की गई है। तो स्थलीय पारितंत्र क्या है? जो हमने पारितंत्र की परिभाषा देखी है उसमें अगर हम स्थल लगा दें तो वो क्या बन जाएगा? स्थलीय पारितंत्र। की मतलब स्थल में रहने वाले जो सजीव हैं उनकी आपसी अंतःक्रिया और उनकी अपने भौतिक पर्यावरण के साथ जो अंतःक्रिया से अंतर संबंध बनते हैं उन्हीं का अध्ययन क्या है? स्थलीय पारितंत्र। कौन से कारक हैं जो स्थलीय पारितंत्रों को प्रभावित करते हैं? या अलग अलग तरह के पारितंत्र, या वृहद स्तर पर मैं कहूं तो अलग अलग तरह के बायोम बनते हैं। तो उसमें क्या है? भौतिक पर्यावरण, जिसमें जलवायु दशाएं, जिसमें आप देखोगे जलवायु वहां कर कैसी है उसी पर निर्भर करता है कि जीव कैसा होगा, वनस्पति कैसे होगी। तो जलवायु, मृदा, जलवायु में तापमान, वर्षण, ये सारे कारक हैं जो अलग अलग पारितंत्र या अलग अलग बायोम को जन्म देते हैं। अब यहाँ पर एक ग्राफ दिखा रहा है, यहाँ से यहाँ आर्द्रता कम हो रही है और जब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो तापमान कम हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ पर देखिए, सबसे पहले है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। इसके बाद क्या है? यहाँ पर क्या है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। इसके बाद उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, सवाना, फिर घास के मैदान और फिर गर्म मरुस्थल। यानी यहाँ से यहाँ जब हम बढ़ रहे हैं तो आर्द्रता कम होती जा रही है, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो शुष्कता बढ़ती जा रही है, ठीक है। इसके बाद शीतोष्ण पर्णपाती, प्रेरी और शीत मरुस्थल। यहाँ पर भी सेम क्रोनोलॉजी है, लेकिन जब हम नीचे से ऊपर बढ़ रहे हैं, यानी पहले हम इन सबको एक साथ देखें, इसके बाद शीत मरुस्थल, प्रेरी और शीतोष्ण पर्णपाती वन। इसके बाद टेगा, जिन्हें बोरियल के नाम से भी जाना जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद टुंड्रा और फिर फाइनली ध्रुवीय। तो हमें पता है कि ये कहाँ है? इक्वेटर के पास है। तो यहाँ पर तापमान तुलनात्मक रूप से अधिक होता है। जैसे जैसे हम उच्च अक्षांशों की तरफ जाने लगते हैं तो तापमान में कमी आती है और शीतता जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए आप देखोगे नीचे गर्म से फिर ऊपर शीत तक। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्लासिफिकेशन है। अब यहाँ पर स्थलीय पारितंत्रों के प्रकार हमें बताए गए हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है स्थलीय बायोम के प्रकार में
टुंड्रा बायोम। किन दो भागों में हम इसे क्लासिफाई करते हैं? पहला क्या है? आर्टिक, और दूसरा क्या है? अल्पाइन। आर्टिक तो आपको पता है किस आधार पर क्लासिफाई करते हैं हम? जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि शीत तरह की दशाएं वहां पर होती हैं। अच्छा, दूसरा है अल्पाइन। अल्पाइन को कैसे क्लासिफाई करते हैं? ऊंचाई। आप देखोगे कि कई बार निम्न अक्षांश या मध्य अक्षांशों में भी जब पर्वतीय क्षेत्र है उसमें हम ऊंचाई की तरफ आगे बढ़ते हैं तब लगभग वहां पर वैसी ही कंडीशन देखने को मिलती है जैसे कि उच्च अक्षांशों में देखने को मिलती है। तो उस आधार पर जो क्लासिफिकेशन है वो क्या कहलाता है? अल्पाइन। ब्रैकेट में लिखा है ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्ष रेखा के ऊपर। वृक्ष रेखा क्या होती है? ट्री लाइन। हाँ, जिसके ऊपर जो है वृक्षों का विकास संभव ना हो। अब वनस्पति, अब चूंकि हमें पता है कि ये है टुंड्रा बायोम, चरम शीत तरह की दशाएं यहाँ पर देखने को मिलती है, तो कोई पूछे कि यहाँ पर वनस्पति या जैव विविधता या वनस्पति विविधता होती है तो हम क्या कहेंगे कि तुलनात्मक रूप से कम। आप देखोगे यहाँ मॉस और लाइकेन सामान्यतः पाए जाते हैं। अच्छा, जब यहाँ पर बर्फ पिघलती है कुछ समय के लिए तो हम क्या देखते हैं कि कुछ कीट या कुछ जो जीव है वो अस्तित्व में आते हैं, लेकिन जीवन चक्र उनका छोटा होता है। इसके बाद जीव की यहाँ पर पूरी लिस्ट दी गई है कि यहाँ रेंडियर होते हैं, हिरन, आर्टिक लोमड़ी, भेड़िया, कस्तूरी बैल, ध्रुवे भालू, लैमिंग, आर्टिक खरगोश, आर्टिक विलो इत्यादि। अच्छा, ये जो विशेषताएं हैं ये महत्वपूर्ण है। क्यों? अधिकांश प्राणियों का जीवन काल, जो बड़े प्राणी यहाँ पर होते हैं उनका जीवन काल लंबा होता है। मोटे उपचर्म यानी स्किन के नीचे वाली जो लेयर होती है वो मोटी होती है। कारण सबको स्पष्ट है। यहाँ पर जीवों में जो भी विशेषता मिलेगी उसके पीछे कारक क्या है? ऊष्मा की हानि को रोक पाना। तो उनकी पूरी ही जो भौतिक संरचना है वो इस तरह से होती है कि ऊष्मा की क्षति को कम से कम किया जा सके, क्योंकि शीत जलवायु है तो अगर जीवित रहना है तो अनुकूलन का सबसे उचित तरीका क्या है? कि वहां पर इस तरह की दशाएं हों। मोटी उपचर्म, बाह्य त्वचा, बाल या फर की उपस्थिति प्राणियों को ठंड से बचाती है। इसके अलावा ऊष्मा की हानि से बचाव हेतु स्तनधारियों का आकार बहुत बड़ा और पूंछ एवं कान अत्यंत छोटे होते हैं। तो आकार के संदर्भ में आपको लास्ट क्लास में भी बताया गया था कि उनका जो सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो है, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, वो कम होता है, यानी उनका बॉडी मास अधिक होता है। तो पर यूनिट बॉडी मास के सापेक्ष जब हम सरफेस एरिया देखें तो वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है। तो सरफेस एरिया जिस जीव का छोटा होता है उसके बॉडी मास के सापेक्ष वो कम हीट बाहर निकलने देता है। इसीलिए आप देखोगे कि जीव आकार में बड़े होते हैं तो उनका बॉडी मास बहुत ही हाई होता है। अच्छा, इसके अलावा पूंछ और कान ये वो अत्यधिक छोटे छोटे रखते हैं ताकि सरफेस एरिया उनका ना बढ़े। तो ये सारी विशेषताएं यहाँ पर देखने को मिलती है और सरीसृप और उभयचर जैसे जो जीव हैं वो लगभग यहाँ पर अनुपस्थित रहते हैं। ठीक है, दूसरा है टेगा या बोरियल बायोम। इसमें क्या विशेषता देखने को मिलती है? फटाफट आप लोग पढ़ेंगे। टेगा या बोरियल बायोम ये विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय बायोम है। उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया में टुंड्रा जोन के दक्षिणी सीमांत पर विस्तृत है। आपको पता है ध्रुव, उसके आसपास का क्षेत्र टुंड्रा और उसके नीचे वाला जो क्षेत्र है वो क्या है? टेगा, या जिसे हम बोरियल के नाम से जानते हैं। अच्छा, सदाबहार शंकुधारी वन जिसमें स्प्रूस, फर, पाइन जैसे वृक्ष प्रजातियां पाई जाती हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि जो प्रजातियां हैं इनको अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि कई बार इस तरह के ऑप्शन दिए जाते हैं कि कहाँ पर क्या पाया जाता है या कौन से तरह के बायोम के जीवों में किस तरह की विशेषता पाई जाती है। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो इन चीजों को आप जो है अंडरलाइन करेंगे। शंकुधारी वृक्षों की पत्तियों से उत्पन्न अपशिष्ट धीरे धीरे अपघटित होता है। क्यों अपशिष्ट धीरे धीरे अपघटित होता है, या कौन से क्षेत्रों में अपशिष्ट तेज गति से अपघटित होता है? जहां पर आर्द्रता और तापमान उच्च हो वहां पर जो है अपशिष्ट पदार्थ तेजी से अपघटित हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि सामान्यतः तापमान इत्यादि उतना नहीं होता, तो जो अपशिष्ट पदार्थ है वो धीरे धीरे अपघटित होता है। उतने पोषक तत्व इसमें नहीं मिलते, कहने का अर्थ है कि ह्यूमस की मात्रा उतनी नहीं होती है। अच्छा, इसके बाद साइबेरियाई बाघ, वुल्वेरियन, वनविलाव, भेड़िया, भालू, ये सारी जो प्रजातियां हैं यहाँ पर वो
पाई जाती हैं। इसकी उत्पादकता किसी भी अन्य वन्य पारितंत्र की तुलना में कम होती है। क्यों? वही कारण कि यहाँ पर तापमान और वर्षण की जो दशाएं हैं वो विविधता या उत्पादकता हेतु उतनी सहयोगी नहीं होती। शीतोष्ण पर्णपाती बायोम कहाँ पर मिलता है? ये उत्तरी पश्चिमी यूरोप, ब्रिटिश तुल्य जलवायु। ज्योग्राफी हम पढ़ते हैं, उत्तरी पश्चिमी यूरोप जलवायु की क्या विशेषता है? यहाँ पर महासागरीय धाराओं का प्रभाव रहता है। किस महासागरीय धारा का प्रभाव होता है? नॉर्थ अटलांटिक करंट, जो गल्फ स्ट्रीम का ही एक एक्सटेंशन है। तो उसके चलते आप देखोगे कि क्षेत्र में एक विशेष तरह की विशेषता है, और वो विशेषता क्या है कि शीत ऋतु में भी यहाँ तुलनात्मक रूप से जितना उस पूरे क्षेत्र में शीत ऋतु में तापमान होता है उससे उच्च तापमान इस क्षेत्र में देखने को मिलता है। और वो किसके चलते? नॉर्थ अटलांटिक करंट के चलते। तो वनस्पति यहाँ पर पर्णपाती होती है और वृक्ष शरद ऋतु में अपने पत्तों को गिराते हैं। यह शीत ऋतु की हिम और तुषार से स्वयं को बचाने हेतु वृक्षों द्वारा किया गया एक अनुकूलन है। इसमें कोई नई बात नहीं है। जो लोग नॉर्थ इंडिया से हैं वो जानते होंगे कि हमारे यहाँ भी वृक्ष पत्ते गिराते हैं। कब गिराते हैं? शुष्कता की स्थिति में खुद को बचाने के लिए। तो बिल्कुल वहां पर ऐसी स्थिति जो है वो शरद ऋतु में होती है, तो वहां पर भी ये तरीका जो है वृक्षों द्वारा अनुकूलन हेतु अपनाया जाता है। अच्छा, वनस्पति की प्रजातियों में ओक, एल्म, ऐश, बर्च, बीच, पॉपुलर जो है वो यहाँ पर काफी प्रसिद्ध है। बहुत सारी अब यहाँ पर प्रजातियां पाई जाती हैं। उनकी लिस्ट लिखना या लिस्ट बनाना संभव नहीं था, वरना आप लोग पढ़ते ही रहते। इसके बाद शीतोष्ण वर्षा वन बायोम, इनका विस्तार उत्तरी अमेरिका में उत्तरी कैलिफोर्निया और दक्षिणी अलास्का के मध्य तक का उत्तर पश्चिमी तटीय क्षेत्र है। अच्छा, अगर मैं साउथ हेमिस्फीयर की बात करूं, सदर्न हेमिस्फीयर की बात करूं, तो ये क्षेत्र लगभग हमें कहाँ मिलेंगे? चिली, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के छोटे से क्षेत्र में। तो सेम तरह की आप देखोगे यहाँ पर अक्षांशीय विस्तार है, तो यहाँ पर सेम दशाएं पाई जाती हैं। यहाँ पर क्या है? डगलस फर, पश्चिमी लाल सीडर, पर्वतीय हेमलॉक, पश्चिमी हेमलॉक, ये सारी प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। यहाँ पर एक और विशेषता है, मॉस और लाइकेन के साथ अधिपादप। अधिपादप क्या होते हैं? लास्ट क्लास में भी हमने देखा था ना, आप देखोगे कई बार पेड़ों के तनों के साथ, शाखाओं के साथ छोटे छोटे पादप निकले होते हैं। इन्हीं को एपिफाइट या अधिपादप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे ग्रिजली भालू अलास्का में पाया जाने वाला सामान्य स्तनधारी है। तो आपका टास्क क्या है, होमवर्क क्या है कि ग्रिजली भालू चूंकि प्रसिद्ध है इसलिए स्पेसिफाई यहाँ पर इसे किया गया है, तो इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी जुटाने की आप कोशिश करेंगे। देखिए, बार बार एक प्रश्न होता है ना कि स्पीसीज तो अनंत हैं, हम किसके बारे में जानकर जाएं। तो ऐसे ही कुछ रैंडम इंपॉर्टेंट आपको करंट अफेयर में चर्चा में मिले, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी जुटाकर जाने की कोशिश करना। कुछ एक दो आपके ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गए तो हो सकता है आप सही आंसर तक पहुंच जाएं, क्योंकि इसका कोई वन फिट अप्रोच नहीं है। इतनी बड़ी लिस्ट है, इतने सारे फैक्ट हैं, आप सबको याद नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कौन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सेकंड नंबर पर आ रहा है, कौन थर्ड नंबर पर आ रहा है, ये आपको आइडेंटिफाई करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद है शीतोष्ण पर्णपाती बायोम, जिसे भूमध्य सागरीय जलवायु के नाम से भी यहाँ पर डिनोट किया गया है। अब फिर से ज्योग्राफी में हमने पढ़ा है भूमध्य सागरीय जलवायु की क्या विशेषता है? क्या विशेषता है? दाब पेटियों के विस्थापन से भूमध्य सागरीय जलवायु का जन्म होता है। दाब पेटियों का विस्थापन किस तरह से होता है? सूर्य का जब आभासी उत्तरायण होता है तो ये क्षेत्र किसके तहत आ जाता है? ट्रेड विंड्स के तहत। लेकिन जब दक्षिणायन होता है तो ये किसके तहत आ जाता है? पछुआ पवनों के तहत। और फिर वही पछुआ पवनें हैं जो यहाँ पर वर्षा का प्रमुख कारण बनती हैं। तो यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है? छोटी व चौड़ी पत्तियों वाले वृक्ष काफी विरल पाए जाते हैं, जो कभी भी बहुत लंबे नहीं होते। पर्याप्त वर्षा जहाँ पर होती है वहाँ चौड़ी पत्तों वाले छोटे सदाबहार वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं, जिसमें ओक काफी प्रसिद्ध है। इसके अलावा ये जो प्रजातियां हैं वो सूखे को सहन कर सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद इस क्षेत्र में वनाग्नि एक प्रमुख घटना है। इवन विश्व में कहीं सबसे ज्यादा वनाग्नि की घटनाएं होती तो उसमें से एक क्या है?
भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र। अब इसमें अध्ययन किया गया और पाया गया है कि यहाँ पर जो वनाग्नि की अधिकांश घटनाएं हैं वो किसके चलते होती हैं? ह्यूमन नेग्लिजेंस के चलते होती हैं। इसके अलावा पादपों का अनुकूलन उन्हें जल जाने के बाद शीघ्र ही पुनः उगने में भी सक्षम बनाता है, क्योंकि वहाँ की जो पादप प्रजातियां हैं वो चेंजिंग जो कंडीशंस हैं उनके प्रति काफी अनुकूलन दिखाती हैं, इसलिए नष्ट होने के बाद भी वो फिर से जल्दी से उग जाती हैं। उपोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती बायोम, पूर्वी चीन, दक्षिणी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका। अब इसमें भी देखो, यहाँ पर आप देखोगे निम्न भूमियों में चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन और पर्णपाती वन, कठोर लकड़ी वाले, दोनों ही यहाँ पर पाए जाते हैं। पाइन और साइप्रस, इनको अंडरलाइन कर लेंगे, ये प्रमुख यहाँ पर प्रजातियां हैं जो देखने को मिलती है। अच्छा, दीर्घकालिक पादपों की वृद्धि बाधित नहीं होती, ये लाइन क्या कहना चाह रही है? क्योंकि यहाँ पर पादपों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं? सूर्यताप उसमें से एक प्रमुख है। चूंकि ये सारी चीजें इस क्षेत्र में अबेंडेंस में होती हैं, तो आप देखोगे कि यहाँ पर मैच्योरिटी अवधि जो है उनकी, या जीवन जो है वो काफी लंबा बना रहता है। इसके बाद स्टेफी। स्टेफी क्या है? ये तो हम पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं। घास के मैदान हैं। तो मुख्यतः यहाँ पर अगर मैं वेजिटेशन या वनस्पति की बात करूं तो क्या पाया जाता है? घास पाई जाती है। तो व्यवहारिक रूप से तो वृक्ष विहीन होते हैं, कहीं यत्र तत्र छोटे छोटे कुछ वृक्ष यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि मूलतः ये क्या है? स्टेफी क्या है? घास के मैदान है। यहाँ की घासें बहुत ही मुलायम और पौष्टिक होती हैं। ध्रुव की दिशा में वर्षण में वृद्धि कास्टीय स्टेफी के एक संक्रमण क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जहां धीरे धीरे कुछ शंकुधारी वृक्ष दिखाई देते हैं। अब बहुत ही डिफिकल्ट लगा होगा सुनकर कि क्या कहना चाह रहा है, बट इसका सिंपल सा अर्थ क्या है? देखो, ध्रुव की दिशा में मतलब स्टेफी भी पूरा इतना क्षेत्र है ना, तो इसमें अगर हम ऊपर वाले क्षेत्र की बात करें जो ध्रुवों के पास है ना, तो ध्रुवीय दिशा में वर्षण में थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है, तो हमें स्टेफी में थोड़ा सा ट्रांजिशन देखने को मिलता है, क्योंकि वर्षण एक मुख्य आप देखोगे निर्धारक कारक है। तो जब वर्षा में वृद्धि होती है तो कुछ स्थानों पर हमें कास्टीय स्टेफी जो है या कुछ शंकुधारी वृक्ष बेसिकली दिखाई देते हैं। तो सिंपल ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए ये पूरा एरिया है स्टेफी का, इसमें जब हम ध्रुवों की तरफ ऊपर वाला एरिया है, तुलनात्मक रूप से जब यहाँ पर ज्यादा वर्षा प्राप्त हो जाती है तो यहाँ पर शंकुधारी वृक्षों का अस्तित्व देखने को मिलता है। ये लाइन सिंपली यहाँ पर यही कहना चाह रही है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती बायोम, मानसून जिसे हम जानते हैं मानसून जलवायु, ये तो हम अच्छे से अनुभव भी करते हैं। तो सागौन, नीम, बांस, साल, शीशम, चंदन, खैर, शहतूत, इस तरह की प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। पर्णपाती वन, शुष्क वन, शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। जब हम भारत की वेजिटेशन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इन्हीं मानसून तरह की जो हमारे यहाँ बायोम है उसको फिर हम क्लासिफाई कर देते हैं, है ना, आर्द्र पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती। तो इसी तरह का क्लासिफिकेशन यहाँ पर आगे दिया गया है, क्योंकि अभी हम विश्व के स्तर पर यहाँ पर चीजों को पढ़ रहे हैं। इसके बाद है सवाना या उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क बायोम। अब सवाना क्या है? प्रेरी क्या था? उसी तरह से प्रेरी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में घास का मैदान था, तो ये कहाँ पर है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में घास के मैदान है। वृक्ष यहाँ पर पर्णपाती होते हैं, कुछ छोटे जो वृक्ष मिलते हैं जो ठंडे शुष्क मौसम में वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से जल की अत्यधिक हानि को रोकने के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ठीक है। वृक्षों के तने सामान्यतः चौड़े होते हैं, जिनमें लंबे समय तक सूखे के दौरान बचे रहने के लिए जल संचय की सुविधा होती है। तना चौड़ा है तो वो वाटर अपने अंदर रिटेन करके रखता है ताकि शुष्क स्थितियों में भी इनका अस्तित्व बना रहे। छतरी के आकार वाले वृक्ष संकीर्ण किनारे तेज हवाओं से रक्षा करते हैं। जब किनारे संकीर्ण होते हैं तो हवाएं चीरकर आसानी से निकल पाती हैं। तो ये इनका अडेप्शन है, अनुकूलन है अपनी जलवायु कंडीशंस के प्रति। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम, उच्च तापमान और वर्षा। अब यहाँ पर क्या है? सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं, पादप एपिफाइट जो अभी हमने पढ़ा था अधिपादप वो पाए जाते हैं। सूर्य की रोशनी के लिए ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ये संस्तर का निर्माण करते हैं। अब सदाबहार वनों के बारे में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में तो हम इंडियन वेजिटेशन जब पढ़ते हैं तब भी पढ़ते हैं।
तो क्या है, यहाँ पर तापमान भी अच्छा है, वर्षण जैसी भी दशाएं हैं जो अनुकूल दशाएं हैं, जिसके चलते यहाँ पर वृक्ष आसानी से विकसित हो पाते हैं। लेकिन चूंकि सूर्य ऊर्जा का यहाँ पर एक प्रमुख स्रोत है, तो हम देखते हैं कि वृक्ष काफी लंबे होते हैं, ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ तेजी से ये बढ़ते हैं। तो एक लेयर सबसे ऊंची, फिर एक उससे नीचे, फिर एक उससे नीचे। तो इस तरह से यहाँ पर हम वनों में क्या देखते हैं कि लेयर्स बन जाती है वृक्षों की, इन्हीं को हम संस्तर के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसके अलावा अधोतल वनस्पति की सुविकसित संस्तर इतना सघन होता है कि शायद भूमि तक सूर्य प्रकाश पहुंच पाता है। सिंपल ये है कि आपने देखा होगा कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन है, वहां पर वनस्पति विविधता अत्यधिक होती है और अत्यधिक उत्पादकता वहां पर होती है, तो जिसके चलते कैनोपी बन जाती है ना ऊपर, फॉरेस्ट कवर, उसके नीचे सूर्य प्रकाश शायद ही कभी पहुंच पाता है। यही बात इस लाइन में बताने की कोशिश की गई है। इसके बाद मरुस्थलीय बायोम, मरुद्भिद्दी या सूखा प्रतिरोधी नागफनी, कटीली झाड़ियां, लंबी जड़ों वाली मजबूत घास और दूर दूर फैले बोने बबूल, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, मरुस्थलीय बायोम में। अब यहाँ पर भी इस बायोम की कुछ विशेषताएं हैं, यहाँ पर जो पाई जाने वाली वनस्पतियां हैं उनकी कुछ विशेषताएं हैं। क्या है, जड़ें लंबी और नमी को संग्रहित करने के लिए भूजल प्राप्त करने हेतु अत्यधिक गहराई तक फैली होती हैं। अब चूंकि मरुस्थलीय बायोम है तो यहाँ पर जल का अभाव होता है, तो यहाँ जो वनस्पति है उसकी जड़ें लंबी होती हैं ताकि वो नीचे तक जाकर मृदा से आर्द्रता को प्राप्त कर पाए। इसके अलावा बीजों में मोटा और कठोर बाह्य आवरण होता है जो उनकी सुप्त अवस्था के दौरान रक्षा करता है, क्योंकि यहाँ पर शुष्क तरह की कंडीशन होती है। इसके अलावा आपने देखा होगा वैक्सी लीव्स होती हैं, है ना। क्या होता है इसका अर्थ, कुछ ऐसी मोम जैसी परत होती है। इसका भी उद्देश्य वही होता है कि वाष्पोत्सर्जन जो वहां से होता है उसको कम किया जा सके। तो ये सारी जो चीजें इधर उधर पढ़ते रहते हो वो भी यहाँ पर आपको रिलेट करना है। तो ये विभिन्न विभिन्न बायोम थे, बहुत इन डिटेल यहाँ पर हर एक बायोम के बारे में जानकारी नहीं थी, बहुत ही ब्रीफ कि किस तरह की वहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, किस तरह की वेजिटेशन है, कौन कौन सी महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं। तो जो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसे आप अंडरलाइन करेंगे और रिटेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। मियावाकी पद्धति का सिंपल सा अर्थ नगरीय क्षेत्रों के संदर्भ में है कि जब हम नगरीय क्षेत्रों में जहां भूमि सीमित है वहां पर सघन तरह से जो है वन उत्पादित करने की कोशिश करें, तो उसके लिए जो पद्धति चर्चा में है, जापान की आई थिंक ये पद्धति है, उसे मियावाकी पद्धति कहा जाता है। अच्छा, कोई बताना चाहेगा कि ऐसा कुछ है? ये तो सिर्फ एक पद्धति है, अब ये कहीं भी हो सकती है शहरी क्षेत्रों में, ये नहीं कह रहा कि यही वेजिटेशन हम लगाएंगे। देखिए, अगर मैं ये कहूं कि हम ये विशेष 5 प्रकार की वनस्पति ही लगाएंगे तो डेफिनेटली वो वनस्पति किसी क्षेत्र स्पेसिफिक हो गई। उष्णकटिबंधीय है तो उष्णकटिबंधीय में ही लगेंगी वो, है ना, फिर शीतोष्ण या आगे नहीं लगेंगी। हाँ, कनाडा एरिया में तो वहाँ टेगा वनस्पति होगी, वहाँ ये वर्क कैसे कर पाएगी? तो यही तो मैं कह रही हूँ कि ये तो एक पद्धति है, ये नहीं कहती कि हमें यही वृक्ष लगाने हैं। इसका तो सिंपल सा मतलब है कि वहाँ की कंडीशंस को देखकर। लेकिन मैम वो वितान तो बना लेते हैं ना, वो वृक्ष जो है वितान बना लेते हैं। मियावाकी पद्धति में सारे वृक्ष वितान बनाएंगे और वितान बनाएंगे तो वो उष्णकटिबंधीय में भी पॉसिबल है, तो फिर टेगा वाले में कैसे पॉसिबल हो पाएगा? मतलब क्या? तो वही तो मैं इतनी देर से समझाने की कोशिश करी। एक बार शांति से सुनिएगा पूरा उत्तर, उसके बाद अगर क्वेश्चन आपका है तो फिर हम लेते हैं। सी मियावाकी एक पद्धति है जो ये कहती है कि जो नगरीय क्षेत्र है, चूंकि वहां पर स्पेस कम है तो उस स्पेस में हमें सघन वन लगाने हैं। इस पद्धति में ये नहीं बताया गया है कि यही वृक्ष लगेंगे, तो जहां के भी नगर हैं हम उसी के अनुसार वहां पर वेजिटेशन या वनस्पति उत्पादित कर देंगे और नगर्स को ग्रीन बना देंगे। ये बेसिकली इसका आइडिया। ये कहीं भी इस चीज को स्पेसिफाई नहीं करता है कि वही, क्योंकि ये तो देखो वैसे जापान हमसे कितना अलग है लैटिट्यूड्स में, उनकी पद्धति हम हमारे यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर वनस्पति की कोई लिमिटेशन नहीं है, ये सिर्फ एक पद्धति है जो जहां जैसी कंडीशन है उसी के अनुरूप चीजों को हम अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्लास ली थी तो लेना।
ठीक है, क्योंकि उसमें डिटेल में, काफी डिटेल में बताया गया है कि एक इकोसिस्टम और बायोम में क्या डिफरेंस है। अगर ब्रीफली मैं बताऊं तो बायोम बेसिकली डिफाइन होता है वहां की क्लाइमेटिक कंडीशंस के चलते। अलग अलग जगह पर अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, तो मोटा मोटा एक विस्तृत क्षेत्र जहां पर लगभग एक समान तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस पाई जाती हैं, उसके चलते मोटा मोटा एक समान तरह की वेजिटेशन या जीव समुदाय पाया जाता है, तो उसी को हम बायोम कहते हैं। ठीक है, नहीं, कई पारितंत्र के मिलने से एक बायोम बनता है। तुलनात्मक रूप से कहा जाता है कि पारितंत्र एक छोटी इकाई है, लेकिन आप देखोगे ना एनवायरनमेंट और इकोलॉजी में हमारे पास बहुत सारे प्रूफ बहुत सारी चीजों को लेकर नहीं है, तो बहुत सारी चीजें अनुमान पर चल रही हैं। तो कुछ जो पर्यावरणविद हैं वो ये भी कहते हैं कि बायोम भी कुछ और नहीं बल्कि एक बड़ा ही पारितंत्र है। तो पारितंत्र तुलनात्मक रूप से जब हम वैसे पढ़ते हैं तो कहते हैं कि एक छोटी इकाई है और बायोम एक बड़ी इकाई है, और बायोम बहुत सारे पारितंत्रों से मिलकर बनता है। चलिए अब हम आते हैं जलीय पारितंत्र पर। जलीय पारितंत्र, एलवण जलीय पारितंत्र, दूसरा समुद्री पारितंत्र और तीसरा लवणीय जल पारितंत्र। इनकी विशेषताएं किसकी क्या है एक बार के लिए मैं बता देती हूँ। सबसे पहले है एलवण या फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। अब इसमें जो लवण की मात्रा है वो 5 पीपीटी से कम होती है। पीपीटी मीन्स पार्ट पर 1000। ठीक है, तो जहां 5 पीपीटी से कम लवणता की मात्रा हो वो क्या कहलाएगा? फ्रेश वाटर इको सिस्टम। इसमें कौन सा हो सकता है? एक लैंटिक हो सकता है और लॉक्टिक। लैंटिक मतलब सरो जिसे या स्थिर जल है ना, जैसे हमारे तालाब इत्यादि हो गए, वो क्या है? स्थिर जल है। और दूसरा है सरिता, बहता जल, जैसे नदियां हो गई। तो ये क्या हो गया? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। दूसरा हम आते हैं लवणीय जल पारितंत्र में। इसमें क्या है? लवणता 5 से 35, अंडरलाइन करेंगे इसे, 5 से 35 पीपीटी के मध्य होती है। और इसके एग्जाम्पल क्या है? कहां पर ऐसी कंडीशंस हमें देखने को मिलती है? जो ज्वारनदमुख हैं, जो कच्छ क्षेत्र होते हैं, मैंग्रोव क्षेत्र जहां पर है, वहां पर इस तरह की दशाएं देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले था फ्रेश वाटर, दूसरा मैंने बताया लवणीय जल जिसे ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम भी कहते हैं, और थर्ड है समुद्री पारितंत्र। अब इसमें तो आप देखोगे कि लवणता की मात्रा इन दोनों की तुलना में अधिक होती है। यहाँ पर लगभग 35 पीपीटी या उससे अधिक लवणता देखने को मिलती है। तो ये एक बहुत ही मोटा मोटा क्लासिफिकेशन है, कुछ ज़्यादा टेक्निकल यहाँ पर नहीं था। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है जलीय सजीव। जलीय निकाय के ऊर्ध्वाधर स्तंभों में उनकी विद्यमानता के आधार पर वर्गीकरण। मैं ये ग्राफ दिखाती हूँ। ये इस तरह से वर्टिकल वे से हम देखते हैं कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह का जीव यहाँ पर मिलते हैं ना जलीय निकायों पर, तो उसी आधार पर उनका वर्गीकरण दिया गया है। और ये 5 टर्म यहाँ पर दी गई है। तो सबसे पहले आप लोग, चूंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो आप लोग मुझे बताएंगे कि जल निकाय में या हम समुद्री तंत्र की बात करें तो जो सबसे नीचे होता है उस जैविक समुदाय को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसे? नित्यलक कहते हैं या फिर बैंथोस। ये देखिए, नित्यलक या बैंथोस जल राशि की तली या नितलस्थ क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जो सबसे नीचे पाए जाएंगे, तली में पाए जाएंगे, जिसका एक एग्जाम्पल है ऑयस्टर। ऑक्टोपस तो सभी लोगों ने देखा होगा पिक्चर, तो वो भी इसका एग्जाम्पल है। बट ध्यान रखना ऑक्टोपस की भी कौन सी प्रजाति, कई जो प्रजातियां हैं वो मध्यम स्तर पर भी पाई जाती हैं और कई जो हैं नीचे भी पाई जाती हैं। लेकिन हाँ, ये आप नितलस्थ जो जैविक समुदाय है उसके एग्जाम्पल में इंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, ये जो जैविक समुदाय है इसको पोषक तत्व कहाँ से मिलते हैं विकास के लिए? कहाँ से? ये बेसिकली आप देखोगे अधिकांशतः जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होता है ना, मृत कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, उनसे अपना भोजन पदार्थ प्राप्त करती है। क्योंकि यहाँ पर बहुत छोटे छोटे से सूक्ष्म जीव होते हैं जो उनका अपघटन करते हैं और फिर यहाँ पर आगे जो है खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है। जो खाद्य श्रृंखला मृत जीवों से प्रारंभ होती है उसे क्या कहते हैं? अपरद खाद्य श्रृंखला।
और वो खाद्य श्रृंखला जो उत्पादकों से शुरू होती है जिन्हें हम स्वपोषी कहते हैं, जैसे पादप हो गए। अगर मैं जल निकाय की बात करूं तो प्लवक या प्लैंकटन हो गए। तो यहां से शुरू होने वाली खाद्य श्रृंखला को हम क्या कहते हैं? चारक खाद्य श्रृंखला। और जो मृत जीवों से शुरू होती है उसे हम क्या कहते हैं? अप्रद खाद्य श्रृंखला। तो मुख्यतः ये जो है ये अप्रद खाद्य श्रृंखला जो है उस पर आधारित मैकेनिज्म को दर्शाते हैं। अच्छा, सबसे नीचे की लेयर हो गई। इसके बाद दूसरी लेयर में आते हैं तर्णक, जिन्हें हम नेक्टन कहते हैं। अब इसमें एक सुझाव है आप लोगों के लिए कि इन टर्म्स को इंग्लिश में याद रखना, क्योंकि हिंदी में इनकी ट्रांसलेशन में कई बार वेरिएशन देखने को मिलती है। आप एग्जाम में कंफ्यूज होंगे, आते हुए भी गलत आंसर क्लिक करके आएंगे। तो अच्छा है इसको बेंथोस याद रख लें और इसको नेक्टन। ठीक है। जल धाराओं के विपरीत तैरने में सक्षम शक्तिशाली जीव, ये यहाँ पर ये इस क्षेत्र में होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? नेक्टन। अच्छा, इसके ऊपर मैं और भी इनके बारे में जानकारी अभी दूंगी, लेकिन एक बार देख लेते हैं। सबसे ऊपर है इन्हें क्या कहते हैं? प्लैंकटन। प्लैंकटन दो तरह के होते हैं, एक पादप प्लवक है ना, फाइटोप्लैंकटन, और दूसरा सूक्ष्म जीव यानी प्राणी प्लवक। आपको पता है कि ये जो पादप प्लवक हैं ये क्या हैं? स्वपोषी है ना। यही सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से भोजन बनाते हैं। इसके एग्जाम्पल में आप साइनोबैक्टीरिया या बहुत तरह के और शैवाल हैं जिनको कंसिडर कर सकते हैं। अब ये जो पादप प्लवक हैं उनको अपना भोजन कौन बनाते हैं? प्राणी प्लवक है ना। प्राणी प्लवक इनको अपना भोजन बनाते हैं, और इन फिर जो प्राणी प्लवक हैं इनको भोजन अपना कौन बनाते हैं? इनकी तुलना में जो बड़े जीव या फिर जो छोटी छोटी मछलियां होती हैं वो, उन छोटी मछलियों को फिर अपना भोजन कौन बनाता है? बड़ी मछलियां। और इस तरह से श्रृंखला चलती रहती है। तो सबसे ऊपर जो समुदाय मिलेगा हमें उसे हम क्या कहेंगे? प्लैंकटन। उसके बाद जो मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे? नेक्टन। और जो सबसे नीचे यहां पर हमें मिलेगा इसे हम क्या कहेंगे? बेंथोस। किसको बना सकते हैं, लेकिन यहां पर मुख्य इनके ऊर्जा का स्रोत जो मृत कार्बनिक पदार्थ है वो होते हैं। ठीक है। तो बिल्कुल मतलब ऐसे बड़ी सारी चीजें जो है एक इकोसिस्टम के तहत चलती रहती हैं। अब आपने क्या देखा, ये जो नेक्टन है ये कड़ी का काम करते हैं। किसके बीच? ऊपर क्या था? प्लैंकटन, और नीचे क्या था? बेंथोस, इनके बीच। अच्छा, अब आप देखिए कि ये जो ऊपर प्लवक थे, जिसमें अगर मैं जू प्लवक की भी बात करूं यानी जो प्राणी प्लवक हैं उनकी भी हम बात करें, तो क्या इनमें इतनी शक्ति होती है कि ये धारा के विपरीत तैर पाएं? नहीं। लेकिन जब हम नेक्टन की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर जीवों का आकार और उनकी शक्ति थोड़ी बढ़ जाती है, इसलिए इनमें विशेषता पाई जाती है कि ये धारा के विपरीत भी तैर सकते हैं। इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है कि नेक्टन वो होते हैं जो जल धाराओं के विपरीत तैरने में सक्षम होते हैं। ठीक है। और अत्यंत सूक्ष्म प्लवनशील जीव, जिसे अत्यंत सूक्ष्म पादप, जिन्हें हम पादप प्लवक कहते हैं या फिर प्राणी प्लवक कहते हैं, वो किस में आते हैं? प्लवक की कैटेगरी में आते हैं। चलिए, ये तो क्लासिफिकेशन हमने देख लिया। यहाँ पर आप देखेंगे एक दिया हुआ है फोटिक जोन और एफोटिक, मतलब जहां पर सूर्य प्रकाश पहुंच पाता है फोटिक, और ये अप्रकाशीय या एफोटिक जोन। अब यहाँ पर कुछ एक दो टर्म और भी हैं, परिपादप और पटलक। क्या है ये परिपादप और पटलक? आप देखोगे कि जलीय पारितंत्र में भी पंख से निकलते हुए हमें पादप देखने को मिलते हैं। अच्छा, उन पादपों पर अपनी जड़ जमाए कुछ छोटे छोटे और पादप देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्थलीय पारितंत्र में देखने को मिलते हैं। तो जो स्थलीय पारितंत्र में अधिपादप होते हैं ना, कुछ और नहीं, वही जलीय पारितंत्र में भी अधिपादप होते हैं। और अधिपादप क्या थे? अभी बताए थे ना, एपोफाइट्स क्या थे? एक प्लांट है, उसके ऊपर हम देखते हैं कि उसकी ब्रांच, उसके तने से छोटा सा और एक पादप निकल रहा है, वो क्या है? अधिपादप। तो इस तरह की प्रवृत्ति जो पंख से, जो तली में से पौधे निकलते हैं, उनके साथ उनके ऊपर कुछ पौधों का विकास देखा जाता है जिनको अधिपादप कहते हैं। ठीक है। एक है पटलक, वायु और जल के मिलन क्षेत्र में निवास करने वाले प्लवनशील पादप। जहां पर आप देखोगे बिल्कुल ऊपर वाली लेयर, ये यहाँ पर आप देखोगे हवा से कांटेक्ट करने वाले कुछ जीव देखने को मिलते हैं। इनको हम किस नाम से जानते हैं? इनको हम पटलक के नाम से जानते हैं। अब इसका एग्जाम्पल आपने जो है भंवरा देखा होगा,
जलीय निकाय में। घोंगा जो है वो इसका एग्जाम्पल, आप देखोगे कि वो सरफेस के ऊपर लगभग रहते हैं, कुछ ही हिस्सा उनका सरफेस के नीचे होता है, तो वो ऊपरी जो सतह है और जो हवा है उसके बीच कांटेक्ट करते रहते हैं। तो इस तरह की जो प्रवृत्ति दिखाएं जीव जो वायु और जल के मिलन क्षेत्र में हैं, तो उनको हम किस नाम से जानते हैं? उनको हम पटलक के नाम से जानते हैं। तो जब भी ये टर्मिनोलॉजी पढ़े, पटलक, परिपादप, प्लवक, तरणक, नित्तलक, तो आपको पता होना चाहिए। तो एक बार फटाफट आप मुझे पहले तो ऊर्ध्वाधर स्तर पर बताएंगे, सबसे ऊपर कौन है? पटलक, ठीक है, जिन्हें हम परिपादक नहीं है, परिपादक तो कुछ पादप निकल रहे हैं उनके ऊपर विस्तृत है, ये इसका हॉरिजेंटली ज्यादा डिवीजन नहीं, वर्टिकली ज्यादा डिवीजन नहीं दिखा रहा है। सबसे ऊपर है पटलक, फिर आएगा पलवक, फिर उसके बाद नेक्टोन और फिर उसके बाद बेंथोस, ठीक है। तो ये सारे क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं। और जैसे कि स्थलीय पारितंत्र में भी उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक क्या थे? सूर्य का प्रकाश, ठीक है, वर्षण, सब। तो यहाँ पर भी वो कारक तो है ही, उसके साथ एक कारक इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसे हम घुलित ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या होती है? किसी जल निकाय में जो घुली हुई ऑक्सीजन है उसे ही हम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं। अच्छा, किस तरह के जल निकाय में ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन अधिक होगी? जिसमें पोषक तत्व कम हैं या जिसमें पोषक तत्व अधिक हैं? अच्छा, झीलों को आपने देखा होगा कि उनके पोषक वैल्यू के आधार पर 3 टर्म्स के साथ डिवाइड किया जाता है। एक है ओलिगोट्रॉफिक, दूसरा है मीजोट्रॉफिक और तीसरा है यूट्रॉफिक। ये सुनी है टर्म्स आप लोगों ने? ओलिगोट्रॉफिक का मतलब क्या है? जिसमें पोषक तत्व, ऐसा जल निकाय जिसमें पोषक तत्व अत्यधिक कम है उसे हम क्या कहते हैं? ओलिगोट्रॉफिक। मीजोट्रॉफिक जिसमें मध्यम स्तर के पोषक तत्व हैं, और यूट्रॉफिक जिसमें उच्च पोषक तत्व पाए जाते हैं उसे यूट्रॉफिक कहते हैं। अब सामान्यतः होता क्या है कि जिसमें पोषक तत्व कम हैं उनमें तुलनात्मक रूप से हमें घुली हुई ऑक्सीजन कम देखने को मिलेगी, अधिक? जिसमें पोषक तत्व कम है उसमें घुली हुई ऑक्सीजन, एक बार फिर सोचिए, जिसमें पोषक तत्व, कोई भी जल निकाय है, मैं ये कह रही हूं कि उसमें कम है, तो उसमें DO लिख दो, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। अधिक होगी या कम होगी? अगर हम पोषक तत्वों को एक फैक्टर मानकर बात करें तो इसमें डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन अधिक होती। क्यों होगी वो मैं बताऊंगी। और जिसमें पोषक तत्व अधिक हैं वहां पर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होगी। कारण क्या है ना, आपने देखा होगा यूट्रोफिकेशन की प्रोसेस सभी ने पढ़ी होगी। जब झीलों में अत्यधिक पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस सब पहुंच जाता है तो वहां पर एल्गल ब्लूम की घटना होती है ना, जिसके चलते हम देखते हैं कि बहुत सारी एल्गी ब्लूम करती हैं। तो जो जीव पैदा हुए हैं उनका डिके भी होगा, अपघटन भी होगा। अपघटन के लिए सूक्ष्म जीव क्या इस्तेमाल करते हैं? ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। तो जहां पोषक तत्व होते हैं अधिक, वहां पर मृत कार्बनिक पदार्थ भी अधिक होते हैं, और उन मृत कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करने के लिए अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो जिस जल निकाय में मान लीजिए ऑक्सीजन, सिंपल एग्जांपल, 100 यूनिट थी, वहां पर मांग है 80 यूनिट की, पहले 100 थी, मांग है 80 यूनिट की, तो बची हुई कितनी बच गई? सिर्फ 20 यूनिट्स ना। तो आप देख रहे हो कि वहां पर घुली हुई ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन डिमांड अधिक है, वहां पर ओडी अधिक है, इसलिए DO कम हो जाएगा। ओडी मतलब ऑक्सीजन डिमांड और DO मतलब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। ठीक उसके विपरीत जहां पोषक तत्व कम है तो वहां पर मृत कार्बनिक पदार्थ भी कम है, ज्यादा अपघटन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, तो जो घुली हुई ऑक्सीजन है वो यहाँ पर ज्यादा कम नहीं होगी। तो ये आपको ध्यान देना है कि जब हम कम पोषक तत्व से और यहाँ पर उच्च पोषक तत्व यहां से यहां जाते हैं तो क्या होता है? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाती है। तो उत्पादकता यहां अधिक है, लेकिन जल की गुणवत्ता भी यहीं खराब मिलेगी, धुंधला जो जल है वो भी यहां मिलेगा। ठीक है, तो अगर यही
कम पोषण से उच्च पोषण, इसके लिए मैं टर्म यूज करूंगी एलिगोट्रॉफिक से मीजोट्रॉफिक और फिर यूट्रॉफिक की तरफ हम जा रहे हैं, तब क्या होगा, तो जब एलिगोट्रॉफिक से यूट्रॉफिक की तरफ हम जाएंगे तो पोषक तत्व तो बढ़ेंगे लेकिन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल क्लासिफिकेशन है जो इसमें मेंशन नहीं था, तो ऑब्वियस है ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज है, आपने कुछ टर्म और भी सुनी होगी, एक नितलीय क्षेत्र, एक प्रोफंडल मंडल, एक लिम्नेटिक क्षेत्र और एक लिटोरल क्षेत्र। तो ये क्या है? ये झील पारितंत्र से बेसिकली जुड़े हुए हैं। देखिए यहां पर देखिए कि लगभग ऐसे एक झील है, तो इसके भी जो सबसे नितल में है यहां पर उसे भी बेंथिक कहा जाता है, नितलीय क्षेत्र कहा जाता है। इसके ऊपर की जो लेयर है इसे प्रोफंडल जोन कहा जाता है। ठीक है, इसके ऊपर का जो लेयर है इसे हम क्या कहते हैं? लिम्नेटिक जोन। और ये जो आप देखोगे इधर किनारे हैं, यहां इनके बीच इधर वाला और इधर वाला जो क्षेत्र है इसे लिटोरल क्षेत्र कहा जाता है। जो किनारे वाले क्षेत्र होते हैं ना, लिटोरल। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसकी भी हम बार बार चर्चा सुनते हैं। चलिए, हाँ बिल्कुल, जो लिम्नेटिक है वो प्रकाश का मंडल है क्योंकि वो सबसे ऊपर है। उसके बाद धीरे धीरे पोषक तत्वों की मात्रा भी घट जाएगी, जैसे कि समुद्री जल निकाय में होती है। यहां तक सभी को क्लियर हुआ? इसके बाद हम आते हैं लवणीय जल पारितंत्र। जी अच्छा, बीओडी कोई बताएगा? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है? जल में घुलित जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनके अपघटन के लिए जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसे ही बीओडी कहा जाता है। ठीक है, हाँ, बीओडी के साथ सीओडी भी होता है। सीओडी क्या है? जब कुल घुलित पदार्थों के अपघटन के लिए, उसमें हम सिर्फ कार्बनिक को अंडरलाइन नहीं करते, कार्बनिक और उसके अलावा भी जो कुल घुलित पदार्थ हैं उनके अपघटन के लिए जिस ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसके लिए टर्म सीओडी यूज होती है। ठीक है, चलिए, लवणीय जल पारितंत्र। किसको? गंदे जल को जब साफ करते हैं तो उसमें डीओ और ओडी में क्या संबंध होगा? किसको साफ करते, एक बार आप क्लियर करेंगे? जैसे मान लीजिए जो सुपोषण झील है उसके जल को हमें साफ करना है, तो जब हम उसमें कोई पदार्थ मिलाएंगे लाइक चूना इत्यादि साफ करने के लिए उसको, तो उसमें ये जो डीओ भी है ये सब चेंज होगा ना, फिर हमें डीओ चाहिए होगा, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। ये तो जो बीओडी और सीडी है ये तो सिर्फ मांग को दिखाता है ना कि कितनी मांग है, वो तो मांग का संकेतक है। अगर किसी भी जल में हम ये देख रहे हैं कि बीओडी बढ़ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि उस जल में अपघटन अत्यधिक हो रहा है जिसके चलते ऑक्सीजन की मांग वहां पर अधिक बनी हुई है। तो इससे हमें मोटा मोटा संकेत मिलता है कि झील का पोषण का स्तर तो यहाँ पर अच्छा है लेकिन अपघटन के लिए अत्यधिक ऑक्सीजन की मांग बढ़ रही है। जो एक्चुअल में होती है वो तो क्या होती है? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो वहां पर वास्तव में है उस जल में, तो उसे हम कहते हैं डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो अगर हमें कोई भी सुधार करना है तो हम क्या करेंगे कि उसमें ऑक्सीजन का स्तर सही करें या फिर कुछ ऐसी वेजिटेशन सबका इस्तेमाल करें जिससे वहां पर ऑक्सीजन बढ़े। ठीक है, या फिर ऑक्सीजन पर निर्भर जो वहां पर मटेरियल है उन सबको हम वहां से बाहर निकाल दे तो उसको अपघटन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे मल्टीपल मैकेनिज्म हो सकते हैं लेकिन अप्लाई वही होता है जो बहुत सोच विचार के किया जाता है ताकि उस झील या उस तालाब या जिस भी एक लेक की हम बात करें, सुपोषण झील, उसके पारितंत्र पर नकारात्मक ढंग से प्रभाव ना पड़े। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट तो जो है ऑक्सीजन, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, वही है। बाकी तो ऑक्सीजन डिमांड क्या है, उसी की दो कैटेगरी हैं, बीओडी और सीओडी। अलग अलग तरह के पदार्थों के अपघटन के लिए हमने अलग अलग टर्म्स यूज की है। ठीक है, चलिए अब आते हैं लवणीय जल पारितंत्र में। लवणीय जल पारितंत्र में सबसे प्रमुख है ज्वारनदमुख। एक चीज जो मैं यहां पर क्लियर करना चाहूंगी जो आगे कंफ्यूजन क्रिएट करेगी, इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्वारनदमुख सिर्फ वो नहीं है जो ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्वारनदमुख है।
मतलब ज्योग्राफी में हम ज्वारनदमुख किसे कहते हैं, जल्दी से आप लोग बताएंगे। मिलती हैं, ठीक है, लेकिन आप देखोगे जहां ज्यादा डेल्टा इत्यादि बनने का स्कोप ना हो, पश्चिमी घाट तट वाला जो हमारा एरिया है वहां पर मैक्सिमम हमारी एस्चुरीज बनती हैं। पूर्वी किस लिए जाना जाता है, डेल्टा के लिए जाता है। लेकिन इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम ज्वारनद की बात करते हैं तो इसे जिससे हम ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्वारनद कहते हैं वो तो इंक्लूड है ही है, प्लस डेल्टा भी इंक्लूड है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखकर चलनी है, क्योंकि आगे इसके चलते कुछ फैक्ट्स भी वेरी करेंगे जो मैं दिखाऊंगी कहाँ वेरी करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है ज्वारनदमुख पारितंत्र के बारे में। जहां नदी एवं स्थलीय जल धारा का मुहाना समुद्री ज्वार से मिलता है तो क्या कहलाता है, क्या बनती है, एस्चुरीज बनती हैं, है ना। यह नदीय पर्यावरण और समुद्री पर्यावरण के मध्य एक इकोटोन है। ज्वारनदमुख इकोटोन है क्योंकि नदी और जो है समुद्री पारितंत्र यहाँ पर मिलते हैं। यह लवणीय जल राशि जो मैंने क्या बताया था कितनी होती है यहाँ पर 0 से 35 पीपीटी के मध्य का आंशिक रूप से घिरा हुआ तटीय क्षेत्र होता है, जो एक ओर से नदियों या स्थलीय जलधाराओं से और दूसरी ओर से स्वतंत्र रूप से खुले सागर से जुड़ा होता है। यही तो है, एक तरफ नदियां या जलधाराएं और दूसरी तरफ खुला सागर है। ज्वारनदमुख में नदियों द्वारा लाए गए उपजाऊ गाद और अपवाह का लवणीय समुद्री जल में मिश्रण होता है। नदियां आप देखते हो डेल्टा में तो, क्योंकि यहाँ पर एस्चुरी तो दोनों को कंबाइन कर रही है, तो कितने सारे जो है आप देखोगे कि गाद या फिर जो है पोषक तत्व यहाँ पर पहुंचते हैं। ज्वारनदमुख में विविध पर्यावास, अब क्या क्या यहाँ पर अलग अलग आपने नाम सुने होंगे, मैंग्रोव सुना होगा, कच्छ भूमि सुना होगा, समुद्री घास सुना होगा, अनूप क्षेत्र, ये सारी चीजें यहाँ पर पाई जाती हैं। अगला जो हमारा क्यूआरएम है उसमें डिटेल में ये दिया गया है वेटलैंड्स एंड मैंग्रोव्स, ठीक है। अब यहाँ पर ऑस्मो रेगुलेशन की प्रक्रिया काफी महत्वपूर्ण होती है। अभी नेक्स्ट जो हमारा क्यूआरएम आएगा उसमें ये सारी चीजें आएंगी। ये सिंपली एक्चुअली अलग अलग तरह के इकोटोन ही हैं, वहां पर थोड़ी अलग अलग कंडीशंस पाई जाती हैं, उनके आधार पर इनको अलग अलग क्लासिफाई किया जाता है। जैसे एक मार्शिज होता है, एक स्वयम्स आपने सुना होगा, एक दलदली भूमि, पंक भूमि, तो थोड़ा थोड़ा यहाँ की कंडीशंस बदल जाती है कि कहाँ किस तरह की वेजिटेशन है। पीठ भूमि आपने सुना है, पीठ भूमि क्या है, क्या है पीटलैंड्स, ये सारे पीटलैंड्स की ही कैटेगरी हैं। पीटलैंड बेसिकली ऐसा क्षेत्र जहां पर जल देखने को मिलता है और मोटा मोटा यहाँ पर जल का पीटलैंड में स्थायी अस्तित्व होता है। और पीटलैंड बना किससे होता है, मृत कार्बनिक पदार्थों से, यही पीटलैंड की मुख्य विशेषता होती है। अब ये मृत कार्बनिक पदार्थ पीटलैंड में क्यों बने रहते हैं, क्योंकि जल के चलते यहाँ अनॉक्सी तरह की दशाएं होती हैं, जिसके चलते जो मृत कार्बनिक पदार्थ है ना, इनका अपघटन नहीं हो पाता। इसलिए आपने देखा होगा कि पीठ भूमि को कार्बन सिंक भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि उस कार्बन को अगर अपघटन हो जाता तो कार्बन रिलीज हो जाता। वहां पर स्थायी तौर पर जल बना हुआ है, अनॉक्सी तरह की दशाएं हैं, तो कार्बनिक पदार्थों का अपघटन नहीं हो पाता। तो पीठ वहां से जो है, पीठ वहां पर बना रहता है, कार्बन वहां से रिलीज नहीं हो पाता। अब ये जो पीठ भूमियां हैं आगे मैं बताऊंगी कि इन्हीं की अलग अलग क्लासिफिकेशन है। एक स्वैम्प है, एक मार्श है, ठीक है। उसी में से आप देखोगे अलग अलग दलदल, पंक भूमि, सबको अलग अलग नाम दिया जाता है। मड फ्लैट, मड जहां पर होती है, ठीक है। मड किससे बनती है, पानी और मृदा से, तो सिंपली उसी को यहां पर मड फ्लैट कहा गया है, ठीक है। अब ज्वारनदमुख का महत्व क्या है, सबसे पहले ये इकोटोन है। अगर कोई ये स्टेटमेंट दे कि एस्चुरी या ज्वारनदमुख एक इकोटोन है तो ये सही है। इकोटोन क्या होता है, दो पारितंत्रों के बीच का क्षेत्र। तो ये भी दो पारितंत्र, एक तरफ स्वच्छ जलीय पारितंत्र है और दूसरी तरफ लवणीय जलीय पारितंत्र है, उन्हीं के बीच हमें ज्वारनदमुख देखने को मिलते हैं। अच्छा, आर्द्र भूमियों की तुलना में इनकी उत्पादकता अधिक होती है। एक चीज ध्यान देना, तुलना किसके बीच की गई है, कंफ्यूज नहीं होना है। वैसे तो आर्द्र भूमियों की भी प्रोडक्टिविटी काफी उच्च होती है। आर्द्र भूमियों में से ही एक प्रकार की आर्द्र भूमि एस्चुरीज होती हैं, तो यहाँ पर तुलना करके बताया गया कि उसमें से भी एस्चुरीज जो हैं या ज्वारनदमुख हैं उनकी उत्पादकता उच्च होती है। ज्वारनदमुख में बहुत कम तरंग क्रिया होती है,
ज्वारनदमुख क्षेत्र में मृत्तिका और जलोढ़ कणों का अवक्षेपण होता है। ये तो सिंपल स्टेटमेंट है। ये पोषक तत्वों को संग्रहित एवं पुनर्चक्रित करते हैं। इन सारी चीजों को, क्योंकि ये ज्वारनदमुख की विशेषता है, तो आप अंडरलाइन कर लोगे, कभी भी स्टेटमेंट बनाकर ये पूछे जा सकते हैं। अवसादों को ये ट्रैप करते हैं और तटीय जलग्रहण क्षेत्र और समुद्री पर्यावास के मध्य बफर का निर्माण करते हैं। अब बफर का निर्माण करते हैं, ये तो क्लियर हो गया, लेकिन ये पोषक तत्वों को संग्रहित और पुनर्चक्रित कैसे करते हैं? कैसे ये कार्य किया जाता है ज्वारनदमुख के द्वारा? बिल्कुल, गाद इत्यादि जो नदियों के द्वारा आता है वो इन एस्चुरीज में जम जाता है, तो जो ऊपर होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वच्छ जल। इसके अलावा इनका जो बेस है वहां स्पंज जैसी संरचना होती है, वो भी अपने में जो टॉक्सिक पदार्थ होते हैं या फिर जो आप देखोगे कि गाद इत्यादि होता है उसको बांध के रखने में सक्षम होती है। इसीलिए कहा जाता है कि ये पोषक तत्वों को संग्रहित और पुनर्चक्रित करते हैं। ये रिसाइकिल पोषक तत्व जो है ना, देखिए कोई बताना चाहेगा कि एस्चुरीज में पोषक तत्व रिसाइकिल कैसे होंगे? क्योंकि जो जी बताइए, नदियों द्वारा हमेशा जल बहा के लाया जाता है, तो नदियों में जितने नाइट्रोजन वगैरह मिले होते हैं वो आके यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, इसीलिए रिसाइकिल होता रहता है हमेशा। पोषक तत्व आए, दूषित तत्व आए, सब मिक्स अवस्था में यहाँ पर पहुंचे। ये क्या करती है? मैंने बताया स्पंज जैसी संरचना, या इसमें आकर नीचे जो है बहुत सारे गाद या दूषित पदार्थ है, डिटॉक्सिफाई करने का भी ये काम करती है, वहाँ पर जम जाते हैं। और जो पोषक तत्व हैं उनका रिसाइकिल इस तरह से होता है कि वो फिर से जो है, इनमें भी तो उत्पादन प्रक्रिया होती है ना, यहाँ पर जीव और वनस्पति पाई जाती हैं, तो फिर से वो इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ से फिर से वो पर्यावरण में पहुँच जाते हैं। तो जो पूरा साइकिल है ना पोषक तत्वों का, ये चलता रहता है, यही इसके कहने का तात्पर्य है। प्राकृतिक जल निस्यंदन वाटर फिल्टर का काम करते हैं, मैंने बता दिया कैसे गाद को ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। ज्वारनदमुख अपनी आर्द्र भूमियां, क्रीक, लैंगून, मैंग्रोव, समुद्री घास के साथ मत्स्य सहित प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध है। आप देखोगे ये सिर्फ ये बताना चाह रहा है कि यहाँ पर कितनी तरह की जो है वनस्पति सब पाई जाती है, कि यहाँ मैंग्रोव पाई जाती है, समुद्री घास पाई जाती है, यहाँ मत्स्य भी पाए जाते हैं, तो प्राकृतिक संसाधनों में भी ये हमें समृद्ध बनाता है। तो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें आपसे ज्यादा डिटेल में तो नहीं पूछी जाती, लेकिन हाँ, ज्वारनदमुख, आर्द्र भूमियां, इनके मोटा मोटा काम क्या है ये स्टेटमेंट बनाकर आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको क्लियर रहना चाहिए कि किस किस तरह की सेवाएं हमें ज्वारनदमुख द्वारा दी जाती है। मैम जी मैम, इसमें डिटॉक्सिफाइड है, फाई है मैम सेकंड पे। डिटॉक्सिफाइड, टॉक्सिन्स होते हैं ना, उनको वो बाहर कर देते हैं, जमा कर रख लेते हैं और जल को स्वच्छ कर देते हैं। डिटॉक्सिफाई, टॉक्सिन्स जो है, दूषित पदार्थ जो है, उनको हटा देते हैं, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अब वनस्पति यहाँ पर कौन सी पाई जाती है? लवणीय जल में जीवित रहने में सक्षम वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है सबसे पहले तो, क्योंकि यहाँ पर लवणीय विशेषताएं देखने को मिलती हैं। अच्छा, पादप प्लवकों में यहाँ पर डाइटम, डाइनोफ्लेजेलेट, हरे शैवाल और नीले हरे शैवाल। अब इन नाम का फायदा क्या है वो मैं बताती हूँ। जहां भी ऐसे कुछ नाम आए, देखिए इतनी स्पीसीज हैं, इतना सब है, हम हर चीज में फिर से कहूंगी रिटेन नहीं कर सकते, लेकिन छोटा छोटा हिंट हमें मिलता है। जैसे मुझे याद है कि यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था, उसमें खाद्य श्रृंखला दी गई थी जिसके एक चरण पर डाइटम था। तो एटलीस्ट इस सीक्वेंस से आपको ये क्लियर हुआ कि डाइटम जो है वो क्या है? पादप प्लवक है, यानी ये पहले स्तर पर आएंगे, स्वपोषी हैं खुद। तो एटलीस्ट यहाँ से हिंट मिला। अब जो 2-3 ऑप्शन उसमें और भी थे, नाम और भी थे, उनको भी आपको देखना पड़ेगा। तो यही आज के समय में एनवायरमेंट इकोलॉजी में हो रहा है कि किसी भी क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर, मतलब कुछ का मिल जाएगा, बहुत सारों का आपको नहीं मिलेगा। पढ़ते टाइम आपको बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा कि अच्छा डाइटम पढ़ा था, ओके ये तो ज्वारनदमुख से रिलेटेड था, और यहाँ पर ये क्या था? पादप प्लवक है, तो मतलब ये तो स्वपोषी है ना। अगर हम चारण श्रृंखला की बात करें तो उसमें तो ये पहले स्तर पर आता है। तो इस तरह का थोड़ा सा आइडिया, इस तरह का थोड़ा सा माइंड वर्क करना पड़ेगा, और इसी से आप देखोगे कि कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व कर ले जाएंगे जिनमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं था, बट इधर उधर से कुछ इन्फॉर्मेशन का जुगाड़ किया, काम आपका हो जाएगा। अब चलिए देखिए, ज्वारनदमुख के समुद्री तट की ओर वृत्त मात्रा में शैवाल और समुद्री घास पाए जाते हैं, और जिधर नदियों का मुहाना होता है वहां पर मैंग्रोव पाए जाते हैं।
अब ज्वारनद मुख में सभी प्रकार के स्थलीय या भूमि आधारित पादप या प्राणी पाए जाते हैं। मोटा मोटे स्टेटमेंट कहने का अर्थ है कि सभी तो ऐसा नहीं कि जितना भी स्थल जल में मिलेंगे वो सारे ही ज्वारनद में मुख मिल जाएंगे। कहने का अर्थ यह है, चूंकि ये क्षेत्र दोनों की विशेषताओं को कैरी करता है ना, जल स्थल का एक तरह का ये मिलन बिंदु है, तो दोनों की विशेषताएं यहाँ पर हैं, तो दोनों से जुड़ी हुई वनस्पति या प्राणी समुदाय यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और फिर यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं कि यहाँ पर तितलियां मिलती हैं, वुड स्टार्क, पेलिकन, शंकुधारी एवं पर्णपाती वृक्ष भी मिल जाते हैं, समुद्री कछुए, सी लाइन, समुद्री कैटफिश, सबको अंडरलाइन कर लीजिए। एक्चुअली जो एक आपको स्टार्टिंग में मैंने डिस्क्लेमर दिया था ना कि जब हम पर्यावरण के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनवायरमेंट इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्वारनद मुख की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम ज्वारनद मुख और डेल्टा दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं। वो इस स्टेटमेंट को समझने के लिए जरूरी है। जरा पढ़िए स्टेटमेंट को। देश की 14 बड़ी, 44 मध्यम और 162 छोटी, याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, नदियां अलग अलग ज्वार नदों के माध्यम से समुद्र में गिरती हैं। ठीक है, अब जो दूसरी स्टेटमेंट है वो पता होनी चाहिए। भारत के अधिकांश विशाल ज्वार नदमुख पूर्वी तट पर पाए जाते हैं और इसके विपरीत पश्चिमी तट पर स्थित ज्वार नदमुख आकार में छोटे होते हैं। अब बेसिक अगर सिर्फ ज्योग्राफी का कंसेप्ट हम पढ़ के चलें तो पहला प्रश्न तो ये उठेगा कि पूर्व में ज्वार नदमुख ही पाए जाते हैं, वहां तो डेल्टा मिलता है ना। तो इसीलिए मैंने पहले क्लियर किया कि यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट दी गई है ये सोच के दी गई है कि दोनों जो हैं वो एस्चुरीज के तहत यहाँ पर आ रहे हैं। बेसिकली हम यहाँ पर एस्चुरीज को एक इकोटोन की तरह पढ़ रहे हैं। अब वो डेल्टा भी हो सकता है, वो जिसे हम ज्योग्राफी में स्पेसिफिकली एस्चुरीज के नाम से जानते हैं वो भी हो सकता है। तो डेल्टा चूंकि पूर्वी जो हमारा तटीय क्षेत्र है वहां पर विशाल होता है, तो इसलिए वहां पर ज्वार नदमुख भी विशाल है। और एस्चुरीज जो स्पेसिफिकली हम पश्चिमी क्षेत्र में, तटीय क्षेत्र में कहते हैं ना, वो छोटी होती हैं, इसलिए यहाँ पर ये दिया गया है कि उनका आकार छोटा होता है। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, इसे अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, क्या? हाँ हाँ, पूछा जा सकता है। ये आप देखोगे बहुत सारी जगह लिखी हुई, बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है ये। इतनी देर से यही तो बताया गया कि नहीं, ये जब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर एनवायरनमेंट में जब हम एस्चुरी टर्म मोटा मोटा यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब यही है कि उसमें दोनों चीज इंक्लूड है। ये रिपोर्ट्स में लिखा गया है, मतलब ये मैं अपने लेवल पर नहीं कह रही हूँ, ये रिपोर्ट्स में मेंशन किया गया है। मैम जी, अगर ये स्टेटमेंट सेम आ जाए तो ये कैसे पता लगाएंगे पेपर में कि इन्वायरमेंट से ज्योग्राफी से है? ये अच्छा क्वेश्चन था कि अगर ये स्टेटमेंट आ जाए तो कैसे पता चलेंगे। देखिए, स्टेटमेंट अकेली तो आएगी नहीं, ऊपर नीचे एक दो स्टेटमेंट और होंगी, तो वहीं से थोड़ी रीजनिंग आपको लगानी पड़ेगी। ठीक है, कि किस बारे में ये प्रश्न मोटा मोटा आपसे जानना चाह रहा है। ठीक है, यही तरीका है अब हमारे पास। अब ये आगे आप देखोगे भारत में, इससे पहले हमने जिन बायोम की चर्चा की थी वो थे वैश्विक स्तर पर, सेम उसी तरह से भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब यहाँ पर सारी चीज आप मेरे साथ बोलोगे, क्योंकि भारत की जो प्राकृतिक वन है, ज्योग्राफी में हम बार बार बहुत नीचे क्लासेस की एनसीईआरटी से पढ़ना शुरू कर देते हैं, इसमें भी कोई बहुत उच्च स्तर की जानकारी नहीं है। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कौन सी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक और मोटा मोटा तापमान की रेंज 15 to 30 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, ये क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं। ठीक है, अगर पूरी पृथ्वी की सतह की बात करें तो 7% भाग पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं और विश्व के आधे से अधिक पादपों और जीवकों का ये हैबिटेट है, पर्यावास है, आवास है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैव विविधता अत्यधिक उच्च है। ठीक है, इसके चलते अब कौन से वृक्ष यहाँ पर मिलते हैं? रोजवुड, महोगनी, आबुनास, ये तो एकदम फिंगर टिप्स पे आपके रटे होने चाहिए। बांस, बेत। ठीक है, सदाबहार वन पश्चिम घाट की पश्चिमी ढलानों, भारत में मोटा मोटा जब हम बात करते हैं तो 3 एरिया प्रसिद्ध हैं। एक तो हमारा पश्चिमी घाट एरिया, दूसरा उत्तरी पूर्वी भारत के कुछ क्षेत्र और तीसरा अंडमान और निकोबार। तो ये 3 क्षेत्र हैं जहां पर हमारे यहाँ क्या पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं। अब यहाँ पर प्राणी, हाथी, बंदर, लंगूर, हिरण सब मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं।
उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ये 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं वो किसके तहत आते हैं? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। अब ये बहुत ही विस्तृत रेंज है, इसलिए हम इनको भी दो भागों में विभाजित कर देते हैं। एक है आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा है शुष्क पर्णपाती वन। तो जहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा हो उसे हम कहेंगे आर्द्र पर्णपाती वन, और जहां पर 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा हो उसे हम क्या कहेंगे? शुष्क पर्णपाती वन। तो ये मोटा मोटा है हमारे यहाँ पर्णपाती वन। आप देखोगे कि इसमें जो है 6 से 8 सप्ताह के लिए वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? आर्द्र और शुष्क में इनको हम विभाजित करते हैं, बट पत्तियां ये क्यों गिराते हैं? जो पहले बताया था, शुष्क, बिल्कुल बिल्कुल सही, शुष्क कंडीशन होती हैं उनके प्रति अनुकूलन हेतु। अच्छा, आर्द्र पर्णपाती वन, अब हमने क्या देखा? 200 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा वाले तो क्या है? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। 70 से 200 तक क्या है? पर्णपाती वन। तो सीधी सी बात है कि मुख्यतः ये उन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। उन्हीं के आसपास वाला जो कंपैरेटिवली कम वर्षा का क्षेत्र है वहां पर हमें पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, अब इसमें से आप देखिए, पहला है आर्द्र पर्णपाती। तो पूर्वी भागों में उत्तरी पूर्वी राज्य जैसे हिमालय के गिरिपथ प्रदेश हैं, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, घाट की पूर्वी ढालों पर। अच्छा, इसमें वनस्पति, अब अगर भारतीय वनस्पति के संदर्भ में प्रश्न पूछा जाए तो जब हमने वैश्विक स्तर पर पढ़ा, हमने पर्णपाती वन मोटा मोटा पढ़ा, हमने सारी वेजिटेशन को एकत्रित कर दिया था। अब यहाँ पर ये आर्द्र और शुष्क के आधार पर क्लासिफाई हो गई है। तो जो आर्द्र पर्णपाती है वहां पर बांस, साल, शीशम, चंदन, खैर, कुसुम, अर्जुन, सहतूत, सुने हुए लग रहे हैं सारे। जो शुष्क हैं उनमें आप देखोगे सागौन, साल, पीपल, नीम, इन सब प्रकार की वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। प्राणी, शेर, बाघ, सुअर, हिरन, सब। कांटेदार वन और झाड़ियां, जहां कम वर्षा होती है, यानी 70 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा हो, यहाँ पर कांटेदार वन और झाड़ियां पाई जाती हैं। अब मुख्यतः कहाँ? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या हरियाणा, इनमें जो अर्ध शुष्क तरह का क्षेत्र है मुख्यतः वहां पर। और यहाँ की वनस्पति सभी को याद होनी चाहिए, नागफनी, बबूल, खजूर, ये सारी चीजें यहाँ पर पाए जाते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि चूंकि जल कम है तो यहाँ पर आप देखोगे कि जड़ें जो हैं वो गहराई तक जाती हैं। अच्छा, पादपों का तना, पत्तियां गुद्देदार होती, क्यों होती हैं? ताकि वाष्पोत्सर्जन को कम किया जा सके, जल को ये बचाकर रख पाए। और न्यूनतम वाष्पीकरण के लिए इनकी पत्तियां भी तुलनात्मक रूप से छोटी होती है। तो जितनी पत्तियां छोटी होंगी वाष्पोत्सर्जन भी कम होगा। इसके बाद है पर्वतीय। पर्वतीय में आप देखना, अब एक पर्वतीय जो क्षेत्र है वो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड होता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग ऊंचाई और ऊंचाई के अनुरूप बदलती जलवायु दशाओं के अनुसार अलग अलग तरह का वेजिटेशन या जैविक समुदाय यहाँ पर पाया जाता है। जैसे सबसे नीचे 1000 से 2000 मीटर तक, फिर जो लगभग रफ रेंज होती है 1500 से 3000, फिर 3000 से 3600 और फिर उससे ऊपर। तो यहाँ पर आर्द्र शीतोष्ण सदाबहार चौड़ी पत्ती वाले वन, इसके बाद फिर देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस इत्यादि, फिर फर, जूनिपर, पाइन, और उसके बाद फिर सबसे ऊपर एल्पाइन तरह की, जो जहाँ पर सामान्यतः कम ही तरह की वेजिटेशन देखने को मिलती है। मैंग्रोव वन, ये एक स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है। मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है? वर्षा तो तुलनात्मक रूप से यहाँ भी अच्छी होती है, लेकिन इसको स्पेसिफिक कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि ये इकोटोन वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर पाया जाता है, लवणीय जल में पाया जाता है, जहाँ पंख गाद होती है वहां पर ये पाया जाता है। अच्छा, सघन मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पादपों की जड़ें जलमग्न रहती हैं, है ना। फिर अब आगे हम मैंग्रोव पढ़ेंगे नेक्स्ट QRM में, तब मैं डिटेल से बताऊंगी कि अगर जलमग्न जड़ें रहती हैं तो वहां पर क्या विशेषताएं। आपने सुना होगा श्वसन मूल होती है, ऐसी बहुत सारी टर्म सुनी होगी। तो जहां हम स्पेसिफिकली मैंग्रोव पढ़ेंगे वहीं पर इन सारी चीजों को डील करेंगे। गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टाई भाग जो है, या जहां पर भी एस्चुरी बन रही है, डेल्टा बन रहा है, वहां पर मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। तो उसी के बारे में इन क्षेत्रों में आप देखोगे रॉयल बंगाल टाइगर, कछुआ, मगरमच्छ, सांप के कई प्रजातियां जो हैं वो देखने को मिलती हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं,
वन रिपोर्ट। अभी हमारे पास जो लेटेस्ट वन रिपोर्ट है वो कब की है? 2021। देखिए, सबसे पहले तो वन रिपोर्ट जारी किसके द्वारा की जाती है? भारतीय वन सर्वेक्षण। 2 वर्ष में उनके द्वारा जो है रिपोर्ट जारी की जाती है। 1987 से ये शुरू हुआ था और अब तक लगभग 17 रिपोर्ट जारी की जा चुकी है। अब इतने फैक्ट तो कोई नहीं पूछने वाला, बट किसके द्वारा जारी की जाती, कब से शुरू हुआ, एटलीस्ट इतना आइडिया आप रखना। अब ये पता है कि कब से शुरू हुआ, 2 वर्ष पर जारी किया जाता है, तो अगर नहीं भी याद है तो भी समझ जाएंगे कि अब तक मोटा मोटा कितनी रिपोर्ट हमने जारी कर ली है। अच्छा, भारतीय वन सर्वेक्षण जो है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, FSI। इसे देश के वन और वृक्ष संसाधनों का आंकलन करने के लिए 1981 में किसके तहत स्थापित किया गया था? पर्यावरण मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया था। ठीक है, अब इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं। वन क्षेत्र क्या है? अभिलिखित वन क्षेत्र जिसे कहा जाता है, सामान्यतः उन सभी भौगोलिक क्षेत्रों को संदर्भित करता है जिन्हें सरकारी रिकॉर्ड में हम वन कहते हैं। ठीक है, वनावरण शब्द उन सभी भूमियों को संदर्भित करता है जिनका क्षेत्रफल, ध्यान रहे, 1 हेक्टेयर से अधिक है और जिनकी कैनोपी 10% से अधिक है। ठीक है, तो जो हमारी रिपोर्ट आती है उसमें हम क्या यूज करते हैं? बेसिकली हम वनावरण एवं वृक्षावरण टर्म यूज करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी इंपॉर्टेंस है, इन लाइनों की सिग्निफिकेंस है, वो क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि फिर हम अपनी रिपोर्ट में किसको, सिर्फ जो अभिलिखित रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है उन्हीं को इंक्लूड करते हैं क्या? नहीं, बल्कि कोई भी ऐसा क्षेत्र जो 1 हेक्टेयर से अधिक, जहां पर फॉरेस्ट पैच हो और उस पैच की कैनोपी, मतलब ऊपर वृक्ष जाते हैं तो कैनोपी बनती है ना, वो एटलीस्ट 10% होनी चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है तो ये जो रिपोर्ट आती है उसके तहत उसे वनावरण में हम शामिल करेंगे। अच्छा, वृक्षावरण क्या होता है? एक तो हो गया कि जो हमारे फॉरेस्ट एरिया हैं उनमें, फॉरेस्ट एरिया के बाहर भी कई जगह पर पैचेस देखने को मिलते हैं, है ना, वृक्षों के पैचेस, वनस्पति के पैचेस देखने को मिलते हैं, उसके लिए टर्म यूज होती है वृक्षावरण। दोनों को मिलाकर हमारे सामने डेटा आता है और वो डेटा क्या कह रहा है कि हमारे कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वनावरण एवं वृक्षावरण है? 24.62% के आसपास। अच्छा, अब इसमें से भी अगर हम सिर्फ वनावरण की बात करें तो वो कितने परसेंट पर है? 21.71% पर। ठीक है, हमारा लक्ष्य क्या है? 33%। एटलीस्ट हमारा जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका वनों के तहत आना चाहिए। तो आपको पता है लास्ट वृक्षावरण कितना बच गया? 2.19%। तो ये चारों ही इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये मेजर फैक्टर, ये आपको पता होना चाहिए। जी, क्या 33% होना चाहिए, ये डिसाइड कैसे करेंगे? ये एक्चुअली अनुमान लगाया जाता है देख कर कि किसी भी क्षेत्र का किस तरह का भौगोलिक क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने % एरिया पर वेजिटेशन होगी तो हमारे लिए सस्टेनेबल है। तो उसके लिए आप देखोगे पूरी कमेटी वगैरह बनती है, सब उनके द्वारा रिकमेंडेशन दी जाती है, हमने अपनी एक पॉलिसी बनाई, उसके तहत फिर हमने इसको निर्धारित किया। कभी तो डिसाइड हुआ होगा ना? हाँ, तो बिल्कुल डिसाइड हुआ होगा। तो हर चीज़ के लिए, जैसे आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उसमें भी हम डिसाइड करते हैं ना कि मोटा मोटा हमारा इतना डेट टू जीडीपी रेशियो होना चाहिए। हम कैसे डिसाइड करते हैं? हम अब उसमें एकदम माइन्यूटली तो मेथड में जाना हमारे लिए उतना ज़रूरी है नहीं, क्योंकि हमसे पूछा भी नहीं जाएगा, बट हम मोटा मोटा देखते हैं क्या है कि हमारी इकोनॉमी की कंडीशन क्या है, कितनी हमारी ग्रोथ रेट है, कितना हमारे ऊपर टोटल डेट का बर्डन है, कितना हमारे को लेकर लोगों में विश्वसनीयता है। इन सारे फैक्टर्स को मिलाकर हम एक रफ आइडिया पर आते हैं कि अगर हमारा इतना डेट टू जीडीपी रेशियो है तो हमारे लिए सही है। ठीक उसी तरह से कि कोई भी अगर कंट्री है, भौगोलिक क्षेत्र है, तो वो सही से फंक्शन करे, है ना। तो उसके लिए, क्योंकि नेचुरल वेजिटेशन के बहुत सारे फंक्शन है ना, ये कार्बन स्टोरेज का भी काम करती है, ऑक्सीजन भी ये क्रिएट करती है, वाष्पोत्सर्जन के लिए जो है ये जल भी जाता है जिससे फाइनली वर्षा होती है। तो बहुत सारे रोल और सर्विसेज देखी जाती हैं और उसके आधार पर फिर आइडिया लगाया जाता है कि एटलीस्ट इतना तो हमारे भौगोलिक क्षेत्र का जो है वनों के तहत होना ही चाहिए, तब हमारी व्यवस्था सस्टेनेबल रहेगी। ठीक है, इसके बाद
कौन सा? 25.60%, 21% मतलब यहाँ वनावरण पर और तो ये वनावरण और वृक्षावरण दोनों। वनावरण तो मतलब क्या है कि वनों में जो हमारे यहाँ वन है उनको हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। वृक्षावरण में क्या है कि वनों के बाहर, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, TOF एक टर्म होती है, तो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट जो है उनमें भी अगर कुछ ऐसे पैच वगैरह पाए जा रहे हैं, उनका भी एक क्राइटेरिया डिसाइड करके रखते हैं, तो अगर वो है तो उसको भी फिर हम फॉरेस्ट एरिया में इंक्लूड कर लेते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये टोटल है, इसमें मतलब अगर बाहर भी है, जंगल में हाँ। नहीं, जंगल से बाहर भी बने हैं। हाँ, अगर ऐसे पैचेस हैं जिनको हम कंसीडर करते हैं, उनकी अपनी टेक्निकल डेफिनेशन है, तो बिल्कुल हम उनको यहाँ पर इंक्लूड करके चल रहे हैं। तो सिर्फ वनावरण हो गया 21.71 और अगर वो भी हम इंक्लूड कर दे दूसरा तो फिर हो गया 24.62%। ठीक है। अब करंट रिपोर्ट की हम बात करते हैं। जो रिपोर्ट आई उसमें क्या है, वृक्षावरण और वनावरण में हमारे यहाँ वृद्धि हुई या कमी हुई? वृद्धि हुई। ठीक है। और इसमें से जो है, अब इतना माइन्यूट फैक्ट तक आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, जो हमारे यहाँ वनावरण में वृद्धि हुई वो किस तरह के वनों में हुई? सघन तरह के वनों में हुई, ठीक है, मॉडरेट तरह के डेंस फॉरेस्ट में हुई, या फिर ओपन फॉरेस्ट में हुई? इनकी मैं पहले एक आपको थोड़ा सा डेफिनेशन बता देती हूँ। ओपन फॉरेस्ट क्या होते हैं? कैनोपी के आधार पर, है ना, मतलब कितने वहां पर वृक्ष हैं तो उन्हीं से उनकी कैनोपी ऊपर बनती है, उसी के आधार पर ये निकाला जाता है। तो जो है 10% से 40% तक कैनोपी है उन्हें हम कहते हैं ओपन फॉरेस्ट। जहां 40 to 70% तक कैनोपी है उन्हें हम क्या कहते हैं? मॉडरेटली डेंस। और जहां 70% से अबाव कैनोपी है उसे हम क्या कहते हैं? वेरी डेंस फॉरेस्ट। तो अब अच्छे कौन से फॉरेस्ट होंगे? जो डेंस होंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि जो हमारे फॉरेस्ट में वृद्धि हुई है उसमें किस तरह के में हुई है। खुले वन में हुई है सबसे ज्यादा, इसके बाद फिर अत्यधिक सघन में, और तीसरे नंबर पर कम सघन में। तो ये आपको क्लियर आइडिया होना चाहिए। वैसे जो है किस तरह का फॉरेस्ट हमारे यहाँ ज्यादा है, वनावरण ज्यादा है, सघन तरह का ज्यादा है? ये आप लोगों के लिए होमवर्क, आप इसे सर्च करके आएंगे तो ज्यादा लंबे समय तक याद रखेंगे। ठीक है। चलिए, अब जो वनावरण के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई, वनावरण के अगर मैं क्षेत्रफल में वृद्धि हुई तो उसमें कौन से 3 राज्य हैं? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा। अच्छा, ये अगले 2 फैक्ट कंपैरिजन में ज्यादा महत्वपूर्ण है, इन्हें आप अच्छे से अंडरलाइन करेंगे। जैसे अगर हम ये बात करें कि हमारे यहाँ कौन सा राज्य है जहां पर वनावरण और वृक्षावरण का क्षेत्रफल अधिकतम है। अच्छा, अगर मैं दूसरी अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दूं, ये कहूं कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसके कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत में वनावरण और वृक्षावरण उच्चतम है? हाँ, तो दोनों में अंतर समझ गए ना। MP में वैसे क्षेत्रफल अधिक है, लेकिन अगर राज्य के क्षेत्रफल में कितना क्षेत्रफल वनावरण के तहत है तो वो दूसरा फैक्ट हो गया। तो वनावरण के क्षेत्रफल के मामले में शीर्ष राज्य मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र हैं। लेकिन अगर उनके भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में देखें तो फिर मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड है। अब सबसे बड़ा जो है वनों का विस्तार होने के बाद भी मध्य प्रदेश दूसरी कैटेगरी में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मध्य प्रदेश का विस्तार अधिक है। ठीक है, सिंपल यही कारण है। इसके बाद इस रिपोर्ट में मैंग्रोव और वन एरिया में पाई जाने वाली वेटलैंड्स को भी जो है बताया जाता है। तो मैंग्रोव के बारे में क्या बताया गया है कि मैंग्रोव भी जो पहले की गणना थी उसकी तुलना में बढ़े हैं। ठीक है, कितना बढ़े हैं? 17 वर्ग किलोमीटर। और टोटल मैंग्रोव आवरण कितना हो गया? 4992। अच्छा, मैंग्रोव आवरण में वृद्धि करने वाले राज्य कौन से हैं? उड़ीसा, महाराष्ट्र और कर्नाटक। वैसे हमारे यहाँ सबसे ज्यादा मैंग्रोव पाए कहाँ पर जाते हैं? उसके बाद अंडमान निकोबार। हाँ, तो ये आपको पता होना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है बांस के बारे में। आप देखोगे इस पूरी रिपोर्ट में 19 की तुलना में बांस धारित क्षेत्र में कमी हुई है। तो ये एक रेयर सा फैक्ट है। वनावरण, वृक्षावरण भी बढ़ा है, मैंग्रोव भी बढ़ा है, लेकिन बांस के तहत क्षेत्रफल कम हुआ। तो अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट आए तो आपको क्लियर होना चाहिए। आर्द्र भूमियां, अब इसमें सिर्फ जो वन क्षेत्र है उनकी आर्द्र भूमियों की बात की गई है। इसके भीतर 1 हेक्टेयर से अधिक विस्तार वाली आर्द्र भूमियों की पहचान की गई है। और क्या कहा गया है कि 1 हेक्टेयर से अधिक वाली जो आर्द्र भूमियां हैं वो हमारे कुल भौगोलिक क्षेत्र का
3.8% के बराबर है। कितनी? अब उसको लेकर थोड़ी देर बाद हम आएंगे कि हमने एक अमेंडमेंट किया और अमेंडमेंट के माध्यम से वो फॉरेस्ट में नहीं, उसको घास में इंक्लूड किया जाता है या वृक्ष में। बेसिक झंझट जो था वो ये था, तो थोड़ी देर बाद उस पर आएंगे। ठीक है। कार्बन स्टॉक, अब हम देख रहे हैं कि मैंग्रोव में भी अगर वृद्धि हुई है, फॉरेस्ट कवर में भी वृद्धि हुई है, वृक्षावरण में भी वृद्धि हुई है, तो सीधी सी बात है कार्बन स्टॉक भी जो है वो हमारा बढ़ा है। तो अगले में यही बताया गया है। इतना डिटेल में वैसे पूछते नहीं कि कितना कार्बन स्टॉक बढ़ा है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो इस रिपोर्ट के बारे में दी गई हैं। तो अगर कुछ 7-8 मेजर फाइंडिंग्स मैं आपसे पूछूं इस रिपोर्ट में से, जो एग्जाम पॉइंट में सब पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है, तो क्या क्या है? सबसे पहले तो वनावरण और वृक्षावरण कितना हो गया? 24.62%। ठीक है। और इसमें भी मुख्य जो है वो वनावरण है, वो कितना है? 21.71%। ठीक है। इसके अलावा 33% का लक्ष्य है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ जो वृद्धि हुई है वनावरण में, उसमें कौन से राज्य प्रमुख हैं हमारे यहाँ? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। कौन से राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्रफल हमारे यहाँ है? मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। अच्छा, इसके अलावा अगर भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के तौर पर बात करें तो मिजोरम और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। तो ये 3-4 तक एटलीस्ट याद करने की कोशिश करनी है। अब इनका एक तरीका होता है, कुछ बच्चे आप लोग करते भी होगी, ट्रिक बना लेते हैं ना, फर्स्ट वर्ड 2 वर्ड उठाए, 2-3 वर्ड, तो ऐसा कुछ ट्राई करके आप भी चीजों को लंबे टाइम तक अच्छे से रिटेन कर सकते हैं। या आप मैपिंग भी कर सकते हैं, मैपिंग भी काफी हेल्पफुल होती है। अगर जैसे आप मैप पर ही इंफॉर्मेशन फिल करके देखें कि अच्छा इन 3 राज्यों में, थोड़ा सा वहां पर एरो टाइप कुछ बना लीजिए, लिंक कर लीजिए ना, ऐसे कुछ भी बन जाएगा राज्यों में आसपास, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। ठीक है। फिर यहाँ पर सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है, इसे मैप में, भौगोलिक क्षेत्र का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल इन राज्यों में है, तो उसे मैप में। तो मैप के थ्रू जब आप चीजें करते हैं ना, तो कंपैरेटिवली चीजें रिटेन लंबे टाइम तक हो पाती हैं। तो मानचित्र के माध्यम से भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगला है वन संरक्षण एवं प्रबंधन। अब इसमें क्या दिया गया है? राष्ट्रीय वन नीति 1988 जो महत्वपूर्ण है। अब कई बार मैंने देखा है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि राष्ट्रीय वन नीति का उद्देश्य ही क्या है, उस पर 3-4 स्टेटमेंट आ जाती हैं। तो ये जो 3-4 लाइनें हैं, ये हमारी वन नीति का उद्देश्य हमें क्लियर कर रही है। 1988 में आती है। क्या उद्देश्य था? पर्यावरणीय स्थिरता और पारिस्थितिक संधारणता हमारे यहाँ बनी रहे। ठीक है। और इसके आने के बाद अगर आपसे ये पूछा जाए कि हमारा जो वृक्षावरण और वनावरण है वो बड़ा है या नहीं बड़ा है? बड़ा है। तो पहले कितना था? 1987 में 19.7, अब 24.62 हो गया है। तो अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट, कई बार आप देखोगे क्लियर फैक्ट्स नहीं दिए जाते, सिर्फ ट्रेंड पूछा जाता है कि तब से अब तक वृक्षावरण और वनावरण में वृद्धि हुई है, कमी हुई है, तो एटलीस्ट ये तो पता हो कि वृद्धि हुई है। इस हाँ, वो फिर आपको सारी रिपोर्ट्स का डेटा देखना पड़ेगा। ठीक है। और वो डेटा भी मेरे पास नहीं है कि हर एक रिपोर्ट में क्या हुआ है। तो वो एक बार अगर आपको देखना है या कहीं पर ऐसा कोई एनालिसिस मिल जाए तो प्लीज आप लोग चेक कर लीजिएगा। संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम के माध्यम से वनों की सुरक्षा, संरक्षण और उनके प्रबंधन में स्थानीय समुदाय, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है? पारिस्थितिक स्थिरता और संधारणता। दूसरा, इस कार्य को करने में स्थानीय समुदाय का सहयोग। इसके साथ ही ग्रामीण और आदिवासी आबादी के लिए लकड़ी, चारा, लघु वनपज, छोटी इमारती लकड़ी की आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सके। एक्स सीटू इन सीटू कंजर्वेशन को हम बढ़ावा दे पाएं। जैव विविधता, आनुवांशिक जो हमारे संसाधन है उनका संरक्षण कर पाएं। साथ ही एक चीज और ऐड कर लेना जब भी आप पढ़ें, वो ये कि इसमें ये भी कोशिश की गई इस नीति के तहत कि ये सब बढ़ाकर हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को भी बढ़ा पाएं, और मुख्यतः महिलाओं के लिए। साथ ही मृदा अपरदन को, मृदा निम्नीकरण को हम रोक पाएं। तो ये कुछ और भी चीजें थी जिसमें इंक्लूड थी। तो कई बार हमें लगता है कि अरे फॉरेस्ट पॉलिसी थी, उसमें थोड़ी ना रोजगार की बात की हुई होगी, तो एक बार उसका पर्पस सारे डिटेल देख लेना। ठीक है। सामाजिक वानिकी अब एक टर्म है। ये सारी बहुत ही बेसिक सी चीजें, इनमें कुछ समझने जैसा नहीं है। सोशल फॉरेस्ट्री क्या है?
पर्यावरण, सामाजिक और ग्रामीण विकास में मदद करने के उद्देश्य से बंजर भूमि पर वनों का प्रबंधन। ये इसकी एक रफ डेफिनेशन है कि उद्देश्य क्या है। पर्यावरण, सामाजिक और ग्रामीण विकास, तीनों तरह के उद्देश्यों हेतु जो बंजर भूमि, खाली भूमि, सार्वजनिक भूमि या फिर कुछ निजी भूमि भी अगर है तो उस पर अगर हम वृक्षारोपण करें, वृक्षों का प्रबंधन करें तो उसको हमने क्या टर्म दी, सामाजिक वानिकी। अच्छा, सामाजिक वानिकी को हम कितने भागों में विभाजित करते हैं? 3 भागों में विभाजित करते हैं। यहाँ इसके बारे में ज्यादा नहीं दिया गया है, मैं एकदम संक्षिप्त में आपको बता देती हूँ। सबसे पहले है शहरी वानिकी, फिर है ग्रामीण वानिकी और तीसरा है फर्म वानिकी। शहरी वानिकी में क्या है? शहरी क्षेत्रों के आसपास चाहे निजी भूमि हो या सार्वजनिक भूमि हो, अगर उस पर हम वृक्षारोपण करें या वहां पर वृक्षों का प्रबंधन करें तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? शहरी वानिकी के नाम से जानते हैं। दूसरा है ग्रामीण वानिकी, इसको भी 2 भागों में क्लासिफाई करते हैं, एक है कृषि वानिकी और दूसरा है सामुदायिक वानिकी। कृषि वानिकी में क्या है कि जब कृषि के साथ वृक्ष लगाए जाएं, है ना, कृषि भूमि पर हम बीच बीच में वृक्ष भी लगा देते हैं तो क्या हो गया? कृषि वानिकी। सामुदायिक वानिकी क्या होगी? मंदिर, गांव में ऐसे बहुत सारे सामुदायिक स्थल होते हैं, वहां पर अगर हम वृक्षारोपण करें तो वो किसके तहत आएगा? सामुदायिक वानिकी के तहत आएगा। अब खेत में भी हमने वृक्ष उगा लिए, सामुदायिक भूमि पर भी उगा लिए, तो ये फर्म वानिकी क्या बचा? जब स्पेसिफिकली कुछ जो है वृक्षों की कृषि की जाए, है ना, कि सिर्फ वहां पर आप देखोगे किसानों द्वारा अपनी भूमि पर वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक उद्देश्यों हेतु वृक्षारोपण करना स्पेसिफिकली, उसे हम फार्म वानिकी कहते हैं। ये सारी टर्म्स आपने सुनी थी पहले, है ना। सबसे पहला क्या था? शहरी वानिकी निजी और सार्वजनिक, ध्यान देना कौन कहाँ कहाँ हो सकता है, दोनों तरह की भूमि पर हो सकती है। दूसरा क्या था? ग्रामीण वानिकी, जिसमें कृषि थी तो कृषि भूमि पर हो रही है, और दूसरा सार्वजनिक वानिकी जो है वो सामुदायिक भूमि पर हो रही है, और तीसरा है फार्म वानिकी। अब ये भी अगर कृषि भूमि पर हो रही है तो मतलब निजी भूमि पर, तो जब किसान अपनी भूमि पर वाणिज्यिक गैर वाणिज्यिक उद्देश्यों हेतु वृक्षारोपण करें और इस प्रोग्राम को सपोर्ट किया जाता है फिर गवर्नमेंट के द्वारा, आप देखोगे कि कुछ वृक्ष भी उनको मुफ्त उपलब्ध करवाए गए थे इस कार्यक्रम के तहत। तो ये बेसिक सा क्लासिफिकेशन है, एक तो कृषि और दूसरा सामुदायिक। जब कृषि भूमि के साथ आसपास किनारों पर हमने वृक्ष लगा दिए, इस तरह से हम वृक्षारोपण करें तो हो गया कृषि के तहत। जब जो सार्वजनिक भूमि है, सामुदायिक भूमि है, सभी की भूमि है, उस पर हम वृक्षारोपण करें तो वो सामुदायिक वानिकी हो गया। हाँ, जो बिल्कुल जो आप देखोगे ना, गांव है, पंचायत के तहत बहुत सारा क्षेत्र होता है, मंदिर क्षेत्र हो गया, तो ये सारे क्षेत्र इसके तहत आते हैं, जो इस पर किसी का व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं है, पूरे ग्राम का संयुक्त रूप से स्वामित्व है। फार्म वानिकी में सार्वजनिक भूमि पर उगाया जाता है कि देखो, जो मैंने फार्म वानिकी के बारे में पढ़ा है उसमें ये है कि जब किसानों द्वारा अपने खेतों में वृक्षारोपण किया जाए वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक उद्देश्यों द्वारा, तो इसे हम फार्म वानिकी के नाम से जानते हैं। ऐसा है मैम कि कृषि जो फार्म वानिकी है ना, उसमें सड़क के किनारे और मंदिरों के चरागाहों पे लगाया जाएगा और उससे फिर उठा करके रोजगार के साधन भी बनाए जाएंगे ताकि वहाँ के जो लोग हैं उनको रोजगार मिले। ऐसा मैंने नहीं पढ़ा है, मैं टेस्ट एक बार सीरीज में चेक था, कर लूंगी। टेस्ट सीरीज में था, मैं एक बार चेक कर लूंगी, अगर मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपको जरूर टेस्ट सीरीज में बताऊंगी। टेस्ट 2 है शायद। ठीक है, मैं देख लूंगी, आप मुझे बता दीजिएगा। आप लोगों ने किसी और ने भी पढ़ा है क्या ऐसा? एक्सप्लेनेशन में है मैम ऐसा। ठीक है, आप मुझे दिखा दीजिएगा, हम बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए। अब राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति 2014 है। क्या ये बताने की आवश्यकता है कि इसमें हम क्या क्या लेकर आए? वही मोटा मोटा सारी चीजें हैं। आजीविका में वृद्धि हो, ठीक है, छोटे और सीमांत किसानों की आय बढ़े। अच्छा, अगर हम वानिकी कर रहे हैं तो चरम घटनाओं से जो हानि होगी उसको भी हम न्यूनतम कर सकते हैं। काष्ठ या लकड़ी आधारित उद्योग यहाँ पर चल पाएंगे। ठीक है, इसी के लिए नीति लेकर आए। तो बहुत ही सिंपल सी बातें सारी यहाँ पर दी गई हैं। नगर वन योजना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कब आई है? 2000 में आई है ये नगर वन योजना। अच्छा, ये हाल फिलहाल में भी चर्चा में थी। कारण क्या था कि नगर वन योजना में हमने पहले क्या प्लान किया था कि 200 नगर वन बनाएंगे, है ना। एरिया एटलीस्ट इतना होना चाहिए। इस तरह के वनों के पैच हम कहाँ बनाएंगे? नगरीय क्षेत्रों में बनाएंगे। इसके लिए टर्म यूज की गई नगर वन। अच्छा,
इसका उद्देश्य क्या था? नगर निगम और नगर पालिकाओं वाले जो शहर है उसमें स्थानीय समुदाय, शैक्षणिक संस्थानों, स्थानीय निकायों, गैर सरकारी संगठनों को मिलाकर 5 वर्षों में देश में 200 नगर वन विकसित करना। अब नगर वन के साथ साथ इस स्कीम के तहत नगर वाटिकाओं को भी इंक्लूड कर दिया गया है। और आइडिया है कि हम लगभग 1000 जो नगर वन तुलनात्मक रूप से विस्तृत एरिया में, नगर वाटिका थोड़े से कम एरिया में, तो 1000 नगर वाटिकाएं विकसित करने का भी हम प्लान कर रहे हैं। अच्छा, इसके लिए जो भुगतान होगा वो किसके माध्यम से होगा? कैंपा पढ़ा है ना सभी ने, उसके माध्यम से भुगतान होगा। ये आइडिया हमें कहाँ से आया? महाराष्ट्र के पुणे में वारजे शहरी वन जो है वो मॉडल है कि उसको हम मॉडल की तरह रखेंगे, क्योंकि वहां पर शहरी क्षेत्रों में वन विकास की काफी अच्छी कोशिश की गई है और उसी के आधार पर जो बाकी हमारे शहरी क्षेत्र हैं वहां पर भी हम नगर वन डेवलप करने की कोशिश करें। हाँ, कैंपा भी आगे आएगा कुछ समय बाद, ठीक है। राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, ये कार्यक्रम था जिसमें 4 केंद्र प्रायोजित योजनाओं के विलय के पश्चात इस कार्यक्रम को बनाया गया था। ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। भारत हरित मिशन, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज सबने पढ़ा है। उसमें आप देखोगे कि हमारे कितने 8 मिशन है। सोलर मिशन है, नेशनल वेस्ट मिशन है, वाटर मिशन है सॉरी, और हिमालयन इकोसिस्टम, बहुत सारे मिशन है। तो उसमें से एक है हरित मिशन। इसका टारगेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत के घटते वनावरण का संरक्षण, पुनर्स्थापना और संवर्धन। इसमें मेजर 2 टारगेट हैं कि जो 5 मिलियन हेक्टेयर वनावरण में हम वृद्धि करें और अतिरिक्त 5 मिलियन हेक्टेयर जो है भूमि में हम वन आवरण की गुणवत्ता में वृद्धि करें। तो 5 मिलियन हेक्टेयर हम नया वनावरण क्रिएट करें अपने यहाँ और 5 मिलियन हेक्टेयर में हम सुधार करिए। बहुत ही पॉपुलर सी स्कीम है, आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में, ठीक है। अब आप देखोगे कि इसके बड़े सारे उपलक्ष्य भी दिए गए हैं, बट सामान्यतः इतना डिटेल में पूछा नहीं जाता कि 1.5 मिलियन हेक्टेयर में ये करना है, अगले 3 मिलियन में ये करना है। एक बार जब आप QRM पढ़ें, अंडरलाइन करें तो देख लेना, मोटा मोटा आइडिया रहे, बट इतना डिटेल में फैक्ट्स एक्चुअल में हम रिटेन भी नहीं कर सकते। हाँ, एक चीज जरूर है, QRM सिर्फ स्टैटिक पार्ट को डील कर रहा है। अगर किसी कारण से कोई स्कीम करंट अफेयर में रही है या कोई प्रोविजन इंपॉर्टेंट हुआ है तो प्लीज उसको डिटेल में देख लीजिएगा, क्योंकि जो चीज करंट अफेयर में फिर चर्चा में रही है वहां से क्वेश्चन डिटेल में भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर हम सिर्फ स्टैटिक पोर्शन की बात कर रहे हैं। अब इसके 2 और मोटा मोटा उद्देश्य हैं कि 3 मिलियन परिवारों के लिए आजीविका क्रिएट कर पाना और 2020 तक इसका टारगेट था पृथक्करण और संग्रहण के तहत 50 से 60 मिलियन टन तक कार्बन सिंक में वृद्धि करना, क्योंकि जब वृक्षों की गुणवत्ता बढ़ेगी, वृक्षावरण बढ़ेगी तो कार्बन सिंक भी हमारा बढ़ेगा। ये आगे आपका कैंपा। प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम, क्या उद्देश्य है? वन भूमि को अगर वन से इतर अन्य उद्देश्यों हेतु इस्तेमाल में लाया जा रहा है तो जो इस्तेमाल में ला रहा है वो क्षतिपूर्ति भी करेगा, है ना। और उस क्षतिपूर्ति से जो राशि आएगी वो कहाँ जाएगी, कैसा विभाजन होगा, कौन प्राधिकरण होगा, इन सब की व्यवस्था जो है वो कैंपा के माध्यम से हमने की है। प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम, इसमें सारी जानकारी जरूरी है। कैसे जरूरी है जरा देखिए, क्योंकि इसमें सिर्फ की पॉइंट दिए गए हैं। भारत के लोक लेखा के अधीन राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण कोष और राज्य के लोक लेखा के अधीन राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष का गठन किया जाएगा। तो सबसे पहला प्रश्न, कौन सी निधि के तहत, संचित या लोक लेखा? तो लोक लेखा। तो केंद्र की लोक लेखा के तहत NCAF और राज्य की लोक लेखा के तहत SCAF, ठीक है। अच्छा, प्रतिपूरक वनीकरण का तो मतलब पता है ना कि कहीं पर वन भूमि थी, गैर वन उद्देश्यों हेतु इस्तेमाल में कर लाई गई, तो वहां से जो धन मिल रहा है उसका इस्तेमाल करते हुए कहीं और फॉरेस्ट कवर हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए मोटा मोटा टर्म यूज होती है प्रतिपूरक वनीकरण। अच्छा, ये फैक्ट पता चले। अगला देखिए, राष्ट्रीय निधि का संवितरण और उपयोग, राज्य द्वारा संग्रहित सभी धन का 90% राज्य प्रतिपूर्ति जो कोष है उसमें जाएगा और 10% राष्ट्र के स्तर पर जो हमने कोष बनाया है उसमें जाएगा। तो दूसरा पता होना चाहिए कि कितना धन कहां पर जाएगा।
अच्छा, इसमें बहुत तरह का प्रतिपूरक वनीकरण, अब इतना टर्म्स में नहीं जाना, मैं इनका मोटा मोटा अर्थ बता देती हूँ। प्रतिपूरक वनीकरण पता चल गया, अब किसी ने जो डेजिग्नेटेड भूमि थी उससे एक्स्ट्रा यूज कर ली है ना, तो उसके लिए उसको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा। अगर उसने ऐसा बिना किसी परमिशन के किया है तो उस पर पेनल्टी भी लग सकती है, तो शास्तिक या पैनल पूरी करना। तो ये सारी चीजें बेसिकली ऐड करके मूल्य निकाला जाएगा, जिस कंपनी ने जो भी करने के लिए उस भूमि का इस्तेमाल किया फिर उनको वो पे करेगी। अच्छा, इसके अलावा 2 संस्थाओं को भी इस एक्ट के माध्यम से सांविधिक दर्जा दिया गया है, जिसमें क्या है, सबसे पहला राष्ट्र प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, और राज्यों के लिए राज्य प्रतिपूर्ति वनीकरण कोष के उपयोग के लिए राज्य प्रतिपूर्ति वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण। तो मतलब मोटा मोटा 2 कोष बनाए हैं, 2 प्राधिकरण बनाए हैं। कोष एक केंद्र के स्तर पर, दूसरा राज्य के स्तर पर, और प्राधिकरण एक केंद्र के स्तर पर, दूसरा राज्य के स्तर पर। ठीक है। अच्छा, इन निधियों से की जाने वाली गतिविधियों की निगरानी के लिए एक निगरानी समूह भी हमने बनाया है, और साथ ही इंपॉर्टेंट फैक्ट कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा इनकी लेखा परीक्षा की जाएगी। तो इंपॉर्टेंट रहा था कैंपा काफी, तो इनके बारे में कोई भी अगर फैक्ट आपसे पूछा जाता है, इसमें 6 से 7 वही फैक्ट हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो सभी यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। वन संरक्षण अधिनियम क्या करता है? निर्वनीकरण को प्रतिबंधित करना और वन क्षेत्र का संरक्षण करना। अब वन क्षेत्र का वनेतर एक्टिविटीज के लिए यूज किया जाता है तो उसकी परमिशन कहाँ मिलती है? इसी एक्ट के तहत होती है वो सारी व्यवस्था। ठीक है। निजी उद्यमी और व्यक्तियों को पट्टे पर भूमि देने को विनियमित करना, वृक्षों की कटाई को रोकना, ये सारी चीजें पुराना एक्ट है, आपको पता होगी। जो नया है, जो जरूरी है वहां पर वो ये है, किसी ने पढ़ा है कि वन संरक्षण अधिनियम अमेंडमेंट बिल आया है, तो वो आप एक बार करंट अफेयर में जरूर से पढ़ लेंगे, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोकसभा के द्वारा आई थिंक वो पारित हो चुका है। हाँ, तो वो एक बार आप अच्छे से पढ़ लेंगे, होमवर्क में है करंट अफेयर में। अगर मैं यहाँ पर भी बताऊंगी फिर वो करंट में भी कवर होगा, वो दोहराव हो जाएगा, तो एक बार आप उसे अच्छे से पढ़ लेंगे। जी, वृक्षों की कटाई को मतलब अनुमति देता है? वृक्षों की कटाई को होने देता है, ये कह रहे हैं जी। आप? हाँ बिल्कुल। देखिए, वनीय क्षेत्र में हमारे यहाँ भूमि है और वनीय क्षेत्र में बहुत सारे संसाधन भी हैं, तो वैसे तो फिर हम उनको निकाल ही नहीं पाएंगे। तो एक आइडिया क्या है कि ठीक है, आप अब काटिए वन, लेकिन उतना ही आपको फिर कहीं और क्रिएट करना पड़ेगा। इस आइडिया पर बेसिकली ये बेस्ड है। भारतीय वन अधिनियम काफी फेमस है, औपनिवेशिक काल का ये कानून है। उद्देश्य क्या है? वन उपज के आवागमन और इमारती लकड़ी एवं अन्य वन उपज पर लगने वाले शुल्क से संबंधित मुख्यतः ये कानून था। तो इसमें पूरी व्यवस्था कि वनों को आरक्षित, संरक्षित और ग्राम वन, बेसिकली आरक्षित वन सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड, यहाँ पर फिर थोड़े से लिबरल और फिर और लिबरल। तो संरक्षण कितना कठोर है उसके आधार पर ये क्लासिफिकेशन है। वन व्यवस्थापन अधिकारी, फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर की व्यवस्था इसने की। किस लिए की? कि वन क्षेत्र में अगर कोई क्लेम करता है, अगर ऐसा कोई विवाद आता है तो उसके निपटान का काम कौन करेगा? फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर। ठीक है। तो इसी में भी आप देखोगे कि बहती हुई, अटकी हुई इमारती लकड़ी है तो उसका स्वामित्व किसके पास है ना, कभी बहती हुई आ गई, कहीं पर अटकी हुई है, किसके पास स्वामित्व है? ठीक है। आरक्षित वन में वृक्षों की प्रजातियों का संरक्षण, इमारती लकड़ी और अन्य वनोपज, उनकी आवाजाही के संबंध में शुल्क का प्रावधान, तो ये सारी चीजें किसके माध्यम से की गई हैं? भारतीय वन अधिनियम। जैव विविधता अधिनियम, ये दूसरा काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है जैव विविधता अधिनियम? किस पर बात करता है ये? जैव विविधता का संरक्षण करना, इसके घटकों का संधारणीय उपयोग करना और जैविक संसाधनों के लाभों का समान साझाकरण करना। अब ये समान साझाकरण क्या है, जिसे हम लाभ और पहुंच के नाम से जानते हैं? नगोया प्रोटोकॉल पढ़ा है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वो भी यही करता है ना, लाभ और साझाकरण। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे जो है हम जैव विविधता मिलती है या जो जैविक समुदाय है वो संसाधन के तौर पर भी तो इस्तेमाल हो रहा है। तो जहाँ का वो जैविक समुदाय है या उसके जिस इस्तेमाल का जिसने आविष्कार किया या शुरुआत की है, उसको उससे हो रहे लाभ में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। जैसे आपने बहुत पॉपुलर केस हल्दी का सुना होगा। हल्दी का पेटेंट किसने करवाया था?
अमेरिका ने करवाया था ना, तो इसी का था कि हमारे यहाँ यूज हो रही है मेडिकल प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कवर किया, और चूंकि हमारे यहाँ जो स्थानीय समुदाय थे उनको इतना सब जानकारी थी नहीं, पेटेंट सारी व्यवस्था की, तो पेटेंट किसी और ने करवा लिया। तो उसी को डील करता है नगायो प्रोटोकॉल, और उसी आधार पर लगभग बात करता है हमारा जैव विविधता अधिनियम। अब जैव विविधता अधिनियम के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात की नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी की व्यवस्था इसी एक्ट के माध्यम से की गई। ये बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, 2003 में इसकी स्थापना की गई थी। सांविधिक निकाय है क्योंकि एक्ट के माध्यम से इसकी व्यवस्था की गई थी, और एक्ट था जैव विविधता अधिनियम। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? चेन्नई में। अच्छा, इसका प्रमुख कार्य क्या है? जैव विविधता से संबंधित मामलों में सरकार को सलाह देना। कोई भी अगर रिसर्च या वाणिज्यिक उद्देश्य से हमारे किसी जैविक संसाधन का इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी से परमिशन लेनी होगी। या फिर अगर कोई आईपीआर करवाना चाहता है, प्रॉपर्टी राइट लेना चाहता है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, और वो संसाधन भारत से संबंधित है, तो भी उसे जो है अनुमति किसके द्वारा दी जाएगी? नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी के द्वारा। राज्यों के स्तर पर कौन काम करता है? राज्य बायोडायवर्सिटी बोर्ड, स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड जिन्हें कहा जाता है, ये राज्य सरकारों को सलाह देते हैं। अच्छा, क्या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी हमने स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड्स का गठन किया है? नहीं, उसके लिए जो नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी है वही काम करती है। और इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट है स्थानीय निकाय जैव विविधता प्रबंधन समिति। इनके द्वारा मेंटेन किया जाता है पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर। उस क्षेत्र में कौन सी बायोडायवर्सिटी है, इसको लेकर ये जो जैव विविधता प्रबंधन समिति है, इनके नीचे लिखेंगी, वो मेंटेन करती है पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर। ये उस क्षेत्र में जो बायो रिसोर्सेज हैं उनकी व्यापक जानकारी इस रजिस्टर में होती है। अब इतना माइन्यूट फैक्ट मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि ये जो पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर है ये बार बार चर्चा में रहते हैं। तो कई बार जो अत्यधिक चर्चा में हो वो डिटेल के फैक्ट्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि किस एक्ट से संबंधित है बायोडायवर्सिटी, पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर क्यों चर्चा में रहे। एक लाइन में मैं बता देती हूँ। एक्ट में हमने व्यवस्था की कि निचले स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समिति होंगे और वो एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे जिसका नाम है पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर। लेकिन इस एक्ट का क्रिटिसिज्म जब आता है, आलोचना जब होती है, तो एक पॉइंट ये आता है कि हमारे यहाँ ये जो जैव विविधता प्रबंधन समितियां हैं इनके द्वारा पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर को सही से मेंटेन नहीं किया गया। बहुत के द्वारा तो ऐसा कोई रजिस्टर व्यवस्था की ही नहीं गई है। तो कई बार जब ऐसी चीज़ें बहुत हाईलाइटेड होती हैं तो जो माइन्यूट पॉइंट होते हैं वो भी जरूरी हो जाते हैं। राष्ट्रीय बांस मिशन कब लेकर आए? 2006-07 में। फिर हमने इसको किस में मिला दिया? बागवानी विकास मिशन में, ठीक है, जो 15-16 तक चलता रहा। लेकिन फिर से हमने सोचा कि हम बांस पर स्पेशल फोकस करेंगे और फिर राष्ट्रीय बांस मिशन 2018-19 में हमने फिर से पुनर्गठन किया। इसमें जो किसी का डाउट भी था बांस ट्री या ग्रास क्या, बहुत पुराना, साइंटिस्ट भी इसका जवाब नहीं दे पाए, बट हमने जो व्यवस्था की है वो मैं बता देती हूँ कि 2017 में भारतीय वन अधिनियम जो है उसमें हमने अमेंडमेंट किया। अमेंडमेंट करके हमने क्या किया, कोई बताना चाहेगा? आप देखोगे इसमें थोड़ा सा ट्रिक है। वनों के भीतर अभी भी बांस प्रोटेक्टेड ही है, वन के बाहर भी हमारे यहाँ बांस को काटना, इधर उधर लेकर जाना, उसके लिए बहुत सारी परमिशन चाहिए थी और बिना परमिशन के आप अगर ऐसा करते हैं तो उसको आप पेनल्टी, सजा के पात्र बन जाएंगे, है ना। इस तरह की मोटी मोटी व्यवस्था थी। तो हमने जो अमेंडमेंट किया है उसके माध्यम से ये किया है कि जो वनों के बाहर बांस है ना, तो उसको हमने वृक्ष की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया। तो ध्यान रहे, वन के बाहर जो बांस है, बांस का प्लांटेशन भी होता है ना, तो उस बांस को हमने वृक्ष की कैटेगरी से हटा दिया है। बिल्कुल क्लियर आपको होना चाहिए। कारण क्या था? बांस का हम इतना उत्पादन कर सकते हैं, है ना। उत्पादन कैपेसिटी के बावजूद भी बांस जो प्रोडक्ट है जिनसे अगरबत्ती सब बनती है उसके लिए हमें आयात पर निर्भर रहना पड़ता था, इसलिए ये कदम उठाया गया। और एक्चुअल में अगर बांस का बिना परमिशन के इधर से उधर आवागमन होता है तो सजा मिलती है। बहुत पुरानी एक फिल्म है तीसरी कसम,
आई थिंक राज कपूर और वहीदा रहमान जी की वो फिल्म है, तो उसमें राज कपूर बैल पर इधर से उधर बांस ले जाते हैं तो उनको शायद पकड़ लिया जाता है, उसके बाद वो कसम खाते हैं कि कभी वो बांस इधर से उधर लेकर नहीं जाएंगे। तो एक्चुअल में ऐसा था जो कहीं ना कहीं ओवरऑल हमारी इकोनॉमी, हमारी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी को इफेक्ट कर रहा था, तो इसलिए हमने ये चेंज किया है। तो ये था हमारा आज की क्लास का फर्स्ट QRM। तो चलिए सेकंड QRM को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।